The cartel has to be, dismantled. Competition has to be promoted. And finally, sir, we all know that we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise and inflation. Thank you, sir. That we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. That we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. That we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. That we cannot have a sustainable economy. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. It's not a point of order. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. It's not a point of order. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. It's not a point of order. We cannot have an inclusive economy unless we take care of price rise. Thank you, sir. Sir, don't start. दादा बैठिए साहब। नहीं आप मनोज जी बोलिए। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, हिंदी में ही बोलूंगा। ऑनरेबल वाइस चेयरमैन सर, मनोज जी हिंदी ही बोलते हैं सर। सर मेरा वक्त फिर से शुरू करिए, वैसे भी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। शुरू नहीं हुआ, आपका वक्त शुरू नहीं हुआ, अब शुरू कीजिए। अभी तो शुरू नहीं किया, देखो टाइम नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। नहीं क्या क्या नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं मेरा। यहाँ पर झूम के नारे लगा रहे थे कि चर्चा होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज चर्चा के लिए कहाँ है वो लोग? ओके मनोज जी, नहीं, नॉट यू मिस्टर शिवदासन। मनोज, आई हैव टेकन द नेम ऑफ मनोज कुमार झा, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। वाइस चेयरमैन सर, खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा हूं बहुत, महंगाई के इस मौसम में त्योहार पड़ा। माननीय उपसभापति महोदय, बहुत दिनों बाद सदन एक गंभीर विषय पे चर्चा के लिए बैठा है। इसकी गंभीरता हमारे बयान में, हमारे सरोकार में परिलक्षित होनी चाहिए। सर, एक कहानी सुनाना चाहता हूं। जैसे फिल्मों में कहते हैं ना कि ये काल्पनिक है, सर इस कहानी में कुछ भी काल्पनिक नहीं है। राइट नहीं सर, कुछ भी काल्पनिक नहीं है, बस सुन लीजिए। सर, एक पात्र का नाम है नयन सुखलाल। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ दिल्ली में काम करता है। छोटी नौकरी है, सांसदों के घर की रखवाली करता है, सिक्योरिटी गार्ड। सर, कैन आई हैव अनइंटरप्टेड? प्लीज लेट द मेंबर स्पीक, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। सर, लोग देख रहे हैं और लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई और रोजगार पे बात हो रही है और हम एक दूसरे को ट्रिवियलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए सर। बहरहाल सर, आई एम सिटिंग डाउन। नो प्लीज शिवदासन। मनोज कुमार झा, डू यू वांट टू स्पीक? प्लीज बी सीटेड। आई एम नॉट टेकिंग योर नेम Mr. Shivdasan, I have not taken your name. I have taken the name of Mr. Manoj Kumar Jha. Please. Can I have a request all of you? पूरा देश देख रहा होगा कि महंगाई बेरोजगारी पे बात हो रही है और एक दूसरे का उपहास कर रहे हैं। आप गरीब का उपहास कर रहे हैं। आप प्राइस किसी व्यक्ति का उपहास प्राइस में आइए। जी, मैं वो कह रहा था कि नयन सुखलाल अपनी पत्नी 2 बच्चों के साथ रहता है। सब सांसदों के घर की रखवाली करता है जैसे चौक पे होता है। 20,000 की तनख्वाह है, 10 से 12,000 पे वो साइन करता है, यानी मूल तनख्वाह 10 से 12,000 होती है। उसके 2 बच्चे हैं सर,
अब सुन लीजिए, 4,000 रुपए घर का किराया दे रहा है सर, काटते जाइएगा 10 में, 1,200 रुपए सिलेंडर का हर महीना, एक महीना तो लगेगा ही। खाने पे 50 गुना 2 गुना 30, 3,000 रुपए। स्कूल की फीस, 2 बच्चे हैं, 2,000, आने जाने का खर्चा नहीं जोड़ रहा हूं, आकस्मिक बीमारी को भी नहीं जोड़ रहा हूं, डीजल और पेट्रोल भी नहीं जोड़ रहा हूं, क्योंकि उसके पास सिर्फ साइकिल है। सर ये नयन सुख दिल्ली में भी है, ये कलकत्ता में भी है, बंबई में भी है, ये हमारे पटना में भी है। नयन सुख के नजरिए से महंगाई को देखिए और बेरोजगारी को देखिए, तब पता चलेगा कि हमारे सरोकार कितने संकीर्ण हैं। सर, एक विशाल पार्टी, पूरे देश में सबसे विशाल पार्टी, एक विशाल राज्य में एक विशाल बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही थी सर। पूरे उस प्रोसेस में कीमतें नहीं बढ़ी। पहले कहा जाता था कि बाजार कीमतें तय करता है, सर कीमतें क्यों नहीं बढ़ी? मैं इसलिए कह रहा हूं कि विशाल पार्टी होने के साथ साथ हृदय भी विशाल होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दें। अब सर मैं बार बार देख रहा हूं, क्रैडल टू ग्रेव हमारा सोशल पॉलिसी जो हमारी थी, जो हमारा संविधान कहता है, वो कहता था कि पालने से लेके कब्र तक, आपने पालने से लेके कब्र तक कोई ऐसा मसला नहीं छोड़ा है जिसपे जीएसटी ना लगी हुई हो। सर कब्र में दाह संस्कार की लकड़ी पर तो कम से कम सुकून से आदमी जाए, दुनिया को अलविदा कहते हुए। सर कफन का कपड़ा ओढ़ने के बाद सर, कफन में जेब नहीं होती है सर, हम सब जानते हैं। उसकी जेब पहले ही आपने ढीली कर दी, मौत से पहले। मैं सिर्फ यह आग्रह कर रहा हूं कि इस तरह के लोक सरोकार के मुद्दों पर एक चिंता सार्वजनिक होनी चाहिए, और अगर आपसे गलती हुई है तो उसको आप वापस ले लीजिए। वो आप रोल बैक करने से कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। वैसे छोटे होने के लिए किसी भी चीज से हो सकते हैं। सर, जब इन्फ्लेशन पे मेरा एसडीडी जो था, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, मैंने इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों को जोड़ के दिया था सर। सर मैं उस राज्य से आता हूं, आज भी मेरा 0 आवर था, एडजर्न हो गया। सर मेरे राज्य में आपने विजुअल्स देखे होंगे अग्निपथ पे, लोगों को बड़ी चिंता हुई, मुझे भी चिंता हुई। मेरे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा भी कि हिंसा की कोई जगह नहीं, लेकिन सर हमारे यहाँ हिंसा सबसे ज्यादा क्यों हुई? आक्रोश बहुत है सर। हमारे यहाँ बच्चा सरकारी नौकरी के सपने देखता है, रेलवे, सेना, शिक्षक, सर कहीं भी कुछ है ही नहीं। हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई, हमारे राज्य को विशेष पैकेज देने की बात कही गई। सर हमारे राज्य को ना फुटबॉल बना के रख दिया गया है, उछाल के इधर उछाल के इधर। हम सिर्फ, मैंने पहले भी कहा था कि हमको आपने श्रमिक केंद्रित राज्य बना दिया है। हम सिर्फ श्रम देते रहें और आप हमको जनसाधारण ट्रेन देते रहिए, ताकि हम अलग अलग राज्यों को ट्रेन से अपने श्रमिक पहुंचा सके। सर ये सरासर नाइंसाफी है, सरासर नाइंसाफी है बिहार के साथ। सर मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बेरोजगारी के मसले पर। मैं चूंकि महंगाई और बेरोजगारी को अलग नहीं देख सकता सर, ये संभव ही नहीं है मुझसे, और ये संभव नहीं है मेरे साथियों से भी कि दोनों को अलग अलग करके देखें, क्योंकि दोनों में ताल्लुक इतना गहरा है। सर एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, बैठे हुए, कोई सुनवाई नहीं। 4 साल की नौकरी पे आपने कह दिया। कमाल यह है कि वो 4 साल जिसमें से 25% को रिटेन आप करेंगे, पता ना जाने कैसे करेंगे, उनकी 4 साल की वो नौकरी भी नहीं जोड़ी जाएगी सर। उनके पास कोई ग्रेच्युटी नहीं, कोई पेंशन नहीं। तो क्या हमने सोशल सिक्योरिटी के पूरे सरोकार को ध्वस्त करने का निर्णय लिया? सर रहम करना चाहिए, सरकारों का काम है, रहम करो। मैं जानता हूं आप चुनाव जीतते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप चुनाव जीतते रहिए, लेकिन साहब दिल भी जीतिए। मैं बोलिए, आपका सर मैं खत्म हो रहा है। एक शब्द महंगाई से अलग नहीं बोला है। और अगर मैं ये कहना चाहता था सर कि आप कहते हैं कि आपको मैंडेट मिला, मैं मानता हूं ना, हमें नहीं मिला, आप चुनाव जीते, लेकिन इसका मतलब क्या है सर? वो मैंडेट लाइसेंस है कि आप ब्रूटलाइज कर दें लोगों को, उनके सरोकारों को? सर कोई भी मैंडेट आखिरी नहीं होता है, कभी न कभी उसका एक्सपायरी डेट आता है। इशू पर मैं कल लोकसभा के एक सदन में, लोकसभा के हमारे सदन में, दूसरे सदन में एक शब्द का प्रयोग किया गया, फ्री फंड में।
सर, इस सदन में मैंने कई दफा कहा और मुझे भाजपा के मित्रों ने बाहर कहा, अंदर कहा कि आपने सही कहा है, फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सर, मेरे समक्ष, मैं आपके समक्ष रखता हूं, पढ़ूंगा नहीं सर, आर्टिकल 38 एंड 39। अगर उस व्यक्ति विशेष के बयान को 38, 39 के नजरिए से देखिएगा तो आप में से कोई भी उनके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। आप सब कहेंगे आपकी सरकार ने 2-4 जगह बैनर बदले हैं, मुफ्त की जगह निःशुल्क लिखे हैं, निःशुल्क लिखना शुरू करिए। ये गरिमा को बचाने वाला काम होगा। ये फ्री में दे रहे हैं, फ्री फंड का दे रहे हैं। सर, आप महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले भी सदन में जिन्होंने अभी आपत्ति की है उन्होंने भी, उनके तमाम दोस्तों ने भी कहा था कि इस शब्द का, सर 1-2 मिनट और लूंगा क्योंकि नहीं, मेरा पूरा रिदम बिगड़ा था सर। आपका मैं तेल, सर बस 1-2 मिनट दे दीजिए। मैंने तेल की बात नहीं की। मुझे पता है कौशिक बासु ने खुद कहा कि क्रूड ऑयल प्राइस जो इंटरनेशनल का राइज है उससे हमारी महंगाई का कोई, ये लोकल फ्यूल प्राइस राइज से ड्रिवन है सर। और इसलिए मैं कहता हूं, एक आखिरी टिप्पणी करके, इन्फ्लेशन इन हेल्थ केयर पर सर चर्चा होनी चाहिए। इन्फ्लेशन की वजह से ओल्ड एज पीपल को, मैंने नयन सुख की आपको कहानी सुनाई, हमारे आपके मित्रों में कई नयन सुख हैं। अगर कोई आकस्मिक बीमारी आ गई, अपनी वहां भी जीएसटी लगा दिया, आदमी के आमदनी का सेविंग्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, फिर भी हम जय जयकार करने को भी तैयार हैं, बशर्ते आपकी नीतियों में तब्दीलियां हों। सर, एक आखिरी चीज कह करके बात खत्म करूंगा। कल माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने, सर एक मिनट दे दीजिए। मैंने बड़ी मेहनत से ये किताब भी सोचा था कि वित्त मंत्री मैडम को बताऊंगा, MOS हैं सर। ये है मार्क्स, कैपिटल एंड द मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन। यहां तो मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक रीजन की बात हो रही है। वी हैव एंटर्ड मैडनेस ऑफ इकोनॉमिक अनरीजन। और उसमें किंग जॉन से उन्होंने एक उद्धृत किया है, खत्म करता हूं सर। एंड से हियर इज नो सिन बट टू बी रिच, एंड बीइंग रिच माई वर्च्यू देन शैल बी टू से देयर इज नो वाइस बट बेगरी, सिंस किंग्स ब्रेक फेथ अपॉन कमोडिटी, गेन ही बी माई लॉर्ड फॉर आई विल वर्शिप दी। सो माननीय वित्त मंत्री साहिबा ने कल कहा, और खत्म कर रहा हूं यहीं, उन्होंने कहा कि एश्योर करती हूं, मैं उनके एश्योरेंस पे भरोसा करना चाहता हूं। मैं सर धन्यवाद नहीं, अभी और बड़ा धन्यवाद कहिएगा आप। मैं भरोसा करना चाहता हूं, लेकिन राजनीतिक विरोध के बावजूद मैं सिर्फ यही कहूंगा, मिर्जा गालिब को साइड करते हुए, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ न जाना कि खुशी से मर न जाते, गैर एतबार होता। जय हिंद सर। धन्यवाद। Honorable MOS will read out that Sir, I have made. The BSc minutes will be read out by the Honorable MOS. I have to make an announcement regarding the BSc. I have to inform members that a meeting of the Business Advisory Committee was held today, the 2nd of August 2022, allowed time for government legislative business. The meeting was attended by some members of the BSc and special invitees. As there was no quorum, time for the government legislative business was tentatively allotted as follows. 1. Consideration passing of the following bills after their introduction, consideration passing by Lok Sabha. That is 1. The New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, half an hour. The Energy Conservation Amendment Bill 2022, 4 hours. The committee also recommended that the House may sit beyond 6 p.m. as and when necessary for the transaction of government legislative and other business. If the House agrees the recommendations of the committee with regard to time allotment to the bills and sitting beyond 6 p.m. to transact the business before the House may be accepted. Thank you. There is sense of the House. Now, Sri Ramnath Thakurji. आदरणीय पिताजी महोदय, आपने अल्पकालीन महंगाई पर चर्चा करने का समय दिया। मैं अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से आपको कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बधाई देना चाहता हूं कि 16 रोजों के बाद
महंगाई पर चर्चा के लिए हाउस नहीं चला। सरकार को मैं बधाई देता हूं और विरोधी पक्षों को भी बधाई देता हूं कि आपस में मिल करके आज चर्चा करने का समय दिया। उपसभापति महोदय, मैं समाजवादी विचार का आदमी हूं। विरोधी पक्ष के जितने वक्ता बोले मैं उन्हें सम्मान करता हूं और दिल में उनके प्रति बहुत श्रद्धा है, लेकिन महंगाई के रोकने के लिए जो सुझाव होने चाहिए किसी माननीय सदस्यों ने नहीं सुझाया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था लोकसभा में कि जो सरकार महंगाई नहीं रोक पाती हो, नहीं घटा पाती हो, लेकिन जो दाम हैं जो निश्चित है उसको तो बांधने का काम करना चाहिए। मेरा एक सुझाव है, दाम बांधो नीति डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चलाया था, उस नीति को लागू होना चाहिए। मैं चावल, दाल, तेल, सब्जी पर जीएसटी लगा। मेरा सुझाव है कि विलासिता के सामानों पर आप जीएसटी लगाइए, लेकिन जो गरीब के लिए सब्जी, दाल, तेल, आटा, इस पर आप न लगाइए। मेरा सुझाव। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि एक सर्वेक्षण करावे सरकार। महंगाई की जो चर्चा हो रही है, 16 रोजों तक जो सदन नहीं चला, इस सदन का तो कुछ मैसेज जाना चाहिए बाहर। सरकार ये सर्वेक्षण करावे, जांच करावे, सीमेंट बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, गिट्टी के बिक्री में कमी आई कि नहीं आई, बालू के बिक्री में कमी आई कि नहीं कमी आई, मजदूरों के मजदूरी में कमी आई कि नहीं आई, कपड़े की दुकान कितने बंद हुए, दवा की दुकानें कितनी बंद हुई, सैलून कितने बंद हुए, होटल कितने बंद हुए, इसका एक आकलन होना चाहिए सरकार से और यह निर्णय होना चाहिए कि महंगाई का एक कारण है। मैं सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में निःशुल्क बिना काम के अनाज दे रही है। यूक्रेन की लड़ाई हुई, वहां से जो लोग आए, नौजवान आए, सब सरकार ने उनको बुलाया। बुलाने का खर्च आप देख लीजिए। एक परिवार में अब आने वाला है दिवाली, दशहरा, छठ,
परिवार के बच्चे कहते हैं कि हमको दशहरा में अच्छा कपड़ा मिलना चाहिए, पत्नी कहती है कि हमको अच्छी साड़ी मिलनी चाहिए, छठ पर्व में जो सामग्रियां हैं हमको अच्छे मिलने चाहिए। क्या उस गरीब परिवार के गार्जियन सब पूर्ति कर देते हैं? नहीं करते, नहीं करते हैं। इसलिए महंगाई, गरीब की सोच रखने वाले सब मिलकर एक उपाय ढूंढना चाहिए और इससे निजात देना चाहिए। गरीबों में ऐसा मैसेज जाए कि हमारे लिए सोचने वाला कोई है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बनना चाहिए, ठाकुर जी, बनना चाहिए। ठाकुर जी आप समाप्त कीजिए, इसलिए आपका समय, मैं क्या कहा साहब? आपका समय खत्म, समाप्त हो चुका है, आप समाप्त कीजिए, आप भाषण समाप्त कीजिए। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं और इन शब्दों के साथ कि आइए हम सब मिलके शोषित, पीड़ित, दलित, लांछित के सोचने वाले लोग एकजुट हों और सरकार उसमें सहयोग करे, शोषित पर अन्याय नहीं हो, गरीब पर अन्याय नहीं हो, इसके बारे में सोचे समझे। और मैं अपने दिल से ये कहना चाहता हूं कि दाम बढ़ना चाहिए, महंगाई आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। श्रीमती महुआ माझी, प्लीज। माननीय उपसभापति महोदय, हार्दिक धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आज मेरा मेडन स्पीच है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगी, विनम्र अनुरोध कि मुझे कुछ अतिरिक्त समय मुहैया कराया जाए। मैं धरती आबा बिरसा मुंडा के उस झारखंड से आई हूं जिस धरती के नीचे अकूत खनिज संपदा है, कोयला, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट और न जाने क्या क्या पूरे देश को सप्लाई करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि उस धरती के ठीक ऊपर रहने वाले लोग बहुत गरीब हैं, अत्यंत ही गरीब। आज हम अपने माननीय राष्ट्रपति को लेकर गर्वान्वित महसूस करते हैं। आज पूरा आदिवासी समाज आपकी तरफ देख रहा है, आशा से, बहुत ज्यादा आशा से कि निश्चित रूप से उनकी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन माननीय महोदय, मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर इस जीएसटी और महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित कोई होगा, जिसका दुष्प्रभाव उन पर पड़ेगा, वो आदिवासी समाज ही है, जिसमें सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार और इस जैसे जितने भी गरीब और आदिवासी बहुल प्रदेश हैं, वहां की तमाम महिलाओं पर, तमाम बच्चों पर, तमाम लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं झारखंड की बात करूं, चूंकि मैं झारखंड में महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, विमेन कमीशन की चेयरपर्सन, और कई सालों तक काम करने का अवसर मिला, तो जो समस्याएं हैं उसे मैंने ग्रास रूट लेवल पर देखा है, बहुत करीब से देखा है और उसको मैंने समझने की कोशिश की है। झारखंड और उस जैसे प्रदेशों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो माइग्रेशन की समस्या है। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर कितनी बड़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। पन्नालाल जैसे ट्रैफिकर्स जो अभी जेल में हैं, उन्होंने सिर्फ झारखंड से 15,000 लड़कियों की तस्करी की थी। वो लड़कियां क्यों अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर दिल्ली में, असम में, हरियाणा में और न जाने कहां, पंजाब में जाकर वो अपने घर से दूर, परिवार से दूर वहां जाकर मेहनत करती हैं 2 पैसों के लिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गरीबी है। और उसमें अगर उस पर महंगाई की मार पड़े तो आप समझ सकते हैं कि उनका भविष्य क्या होगा। और वहां जब उनको ट्रैफिकर्स ले जाते हैं तो उनको जो काम बोल कर जाते हैं वही नहीं, बल्कि उनका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह का शोषण होता है। इसकी पीड़ा आप सभी जानते हैं और इसका प्रभाव हमारे देश के तमाम आदिवासी बहुल क्षेत्रों में होता है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में कितने सारे आदिवासी
बहुल क्षेत्र हैं, तरह तरह के आदिवासी। हमारे झारखंड में 32 जनजातियां हैं, जो कि उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। उनकी जीवन शैली, वो इतने गरीब हैं, अभी तक उनकी स्थिति नहीं सुधरी है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो अनसेफ माइग्रेशन है उससे सिर्फ महिलाएं ही नहीं या पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। हम स्कूल की बात करते हैं, स्कूल के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करते हैं, किताबें देने की बात करते हैं, हम उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र में मिड डे मील की बात करते हैं, लेकिन आपको पता है कि कितने बच्चे वहां जाते हैं? वो अपने माता पिता के साथ दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उनका भविष्य अंधकारमय है, उनका भविष्य कौन देखेगा? ये सारी चीजें गरीबी की वजह से है, महंगाई की वजह से है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि एक व्यक्ति अपना घर, अपना गांव छोड़कर क्यों जाता है। आपको मैं बता दूं कि हमारा पठारी इलाका है, जहां पर बारिश के दिनों में सिर्फ खेती होती है, बाकी महीनों में वहां पर कोई भी आजीविका का साधन नहीं है। दुर्गम क्षेत्र हैं, वो शहर आ नहीं सकते और आना भी और रहना भी बहुत महंगा होता है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। वहां पर जाकर वो मजबूरी में काम करते हैं और यहाँ पर जो उनको ले जाया जाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स में, जहाँ पर उनको पता नहीं होता है कि कौन उनके मालिक हैं। मानिए ये मेरा मेडन स्पीच है जी। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनके मालिक कौन है। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसे ही घूमते रहते हैं। जब उनकी दुर्घटना होती है तो उनको पता नहीं होता है कि कौन उनकी देखरेख करेगा। उनके लिए कोई बीमा पॉलिसी नहीं है, कुछ नहीं है, और ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है। आपको पता होगा कि वहाँ डायन प्रथा है। डायन प्रथा के पीछे की वजह भी मैंने देखी है। डायन कौन घोषित करता है? जिसमें कि महिलाओं को टॉर्चर किया जाता है, उनके नाखून उखाड़ दिए जाते हैं, बाल नोच दिए जाते हैं, उनको मैला पिलाया जाता है, उनको पूरे गांव में नंगा करके घुमाया जाता है। डायन करार देते हैं ओझा गुनी भोक्ताइन। आखिर क्यों लोग ओझा गुनी की बात सुनते हैं? इसलिए सुनते हैं कि गरीबी की वजह से वो जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, फीस नहीं दे सकते, तो वो जाते हैं ओझा गुनी के पास झाड़ फूक करवाने के लिए। और झाड़ फूक करके जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती तो तुरंत वो गांव की किसी ऐसी महिला को डायन घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये बीमारियों की वजह, इनकी मौत की वजह ये डायन है। और यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि डायन उन लोगों को ज्यादा बोला जाता है जो कि कुपोषण की वजह से कुबड़ी हो गई हो, जिनके खाल काले पड़ गए हों, चमड़े सिकुड़ गए हों, वो विभत्स देखने में हो जाती है। ऐसी महिलाओं को डायन करार देना बहुत आसान होता है। और ऐसे लोगों को, ऐसे जहाँ पे गरीब लोग हैं, उनके यहाँ महंगाई को बढ़ाना कितना अन्याय है। मान्य, ये जरा सोचने की बात है। आपको पता होगा कि बच्चे आजकल अपराधी हो रहे हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। मिस माजी, हमारे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अजमेर आदि के 6 साल में एक बार मुझे ये मौका मिला है। हाँ, नहीं, 6 साल में एक बार नहीं, आपको और मौका मिलेगा। बात ऐसा है, आज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगी। एक बार सर, प्लीज डोंट, when Sir is speaking, don't cross talk, don't. आज से मेडन स्पीच है और से मेडन स्पीच का आज समय 1-2 मिनट हम तो बढ़ा देंगे, लेकिन मेडन नो डोंट वरी, whatever Sir is saying, you have to listen. It's not wrong. Don't evaluate. तो आपको 1-2 मिनट हम दे देंगे, लेकिन आज से का 15 मिनट अगर हम करेंगे तो आज इसको फिनिश नहीं कर पाएंगे। और बड़े पार्टी जो है, रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस है, इनके स्पीकर्स है। हाँ, अब 2 मिनट में खत्म कीजिए, 2 मिनट बस। बच्चे अपराधी होते हैं, नक्सली गतिविधियों में शामिल होते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। उनको अपनी सब्जियों को लेकर अगर वो बाजार जाएंगे तो पेट्रोल के पैसे नहीं है उनके पास, ऊपर से ये महंगाई। अब सभी समझ सकते हैं कि आजादी के बाद पहली बार इतना ज्यादा खाद्यान्न पर टैक्स पड़ा है या उसकी कीमत बढ़ी है। और कई आदिम जनजातियां हैं जो कि जवान नहीं होते, वो सिर्फ बचपन से सीधे बूढ़े हो जाते हैं। 30-40 साल के बच्चे व्यक्ति को आप देखेंगे तो लगेगा कि वो कितने बूढ़े हो गए हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में एक क्षेत्र के विकास की कहानी दूसरे क्षेत्र के विनाश की कहानी पर आधारित होती है। हमारे यहाँ से जो खनन होता है, कोयला, लोहा, बॉक्साइट और तमाम यूरेनियम वगैरह का, उसका दुष्प्रभाव वहाँ के लोगों पर पड़ता है, जिसके लिए उनको अतिरिक्त पोषक खाद्य पदार्थ की जरूरत होती है। महंगाई की मार से वो नहीं ले पाते। लघु वनोपज, जिन पर आदिवासियों का अधिकार है, उसको भी वन अधिनियम के अंतर्गत लाकर उसके तरह तरह का टॉर्चर होता है, उससे भी वो नहीं ले पाते। जैसे आपको पता होगा कि खुखरी,
रुगड़ा, घोंगा, इस तरह की चीजें हैं जिसमें प्रोटीन होते हैं, लेकिन जंगल में भी जाना उनका कई जगह प्रतिबंधित हो गया है। पोषक आहार उनके मिलता नहीं है और इसकी वजह से उनका हेल्थ दिन पर दिन डाउन होता जाता है। एक तरफ आपको मैं बता दूं कि कोयला, जहां वहां से कोयला मिलता है, लेकिन रॉयल्टी के पैर से 1,36,000 करोड़ जो बकाया है केंद्र सरकार के कोल कंपनियों की तरफ, वो नहीं देती है केंद्र सरकार। और ऊपर से डीवीसी का 8,000 करोड़ खाली वसूलने के लिए हमारी बिजली काट दी जाती है। धन्यवाद। महोदय बस थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, लेट मी जस्ट रिपीट, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड कॉल अटेंशन, इसमें मेडन स्पीच नहीं होता है। आप बाद में बोलिएगा, आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आप खत्म, अब समाप्त कीजिए। मेडन स्पीच का मौका मिलेगा? नहीं, हाँ, बाद में मिलेगा, शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं, कॉल अटेंशन में नहीं। अच्छा, थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ प्लीज। हाँ, अब आप समाप्त कीजिए प्लीज। देखिए, एक तरफ हम जंगल काटने की बात करते हैं तो उज्ज्वला योजना के तहत आदिवासियों को जो गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया वो अब कबाड़ खाने में पड़ा हुआ है। इतना महंगा हो गया पेट्रोल, गैस की कीमतें कि वो खरीद नहीं सकते। महोदय, मैं सच कह रही हूँ और सच के बारे में प्रसिद्ध मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्राम्सी ने कहा था, टेलिंग द ट्रूथ इज ऑलवेज रिवॉल्यूशनरी। और मुझे लगता है कि सोशल रिवोल्ट इन महंगाई के कारण से ही हो सकता है। इसका दूर दूर तक असर पड़ता है और इसके परिणाम बहुत भयानक भी हो सकते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ, जमींदारों और महाजनों के खिलाफ कई क्रांतियां हुई हैं। बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, महिलाएं भी बहुत सारी थी, जिसमें सिंगी दई, कैली दई, फूल। ठीक है, धन्यवाद। मैं क्रांतियां की। द नेक्स्ट स्पीकर, मैं दूसरे स्पीकर बुला रहा हूँ। द नेक्स्ट स्पीकर इज, ब्रिटिश पीरियड में अकाल हुआ था बंगाल में, भयानक अकाल। आप बाद में बोल लीजिए, समय मिलेगा आपको। अमर्त्य सेन जैसे नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिक्स ने कहा था कि वो मैन मेड अकाल था ब्रिटिश शासक के गलत नीतियों की वजह से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही बात यहाँ दोहराई जा रही है। आज श्रीलंका की हालत है, वो हालत नेक्स्ट स्पीकर इज अब्दुल वहाब। अगर ये कीमत कम नहीं की जाएगी तो अब्दुल वहाब ध्यान दिया जाए। और मुझे लगता है नॉट प्रेजेंट। वीरेंद्र प्रसाद बैश्या, हमारे राज्य में जिस तरह से ऑपरेशन, आप शुरू कीजिए मिस्टर बैश्या। हम गरीबों के लिए पैसे नहीं है। आर यू विल्डिंग? Chairman, sir, I'm raising a point of order. My party under what rule? No, point of order. Under what rule? Procedure, regarding the procedure. Regarding, we are having four members. Four members in the party, but we are not at all calling. I have given so many times I'm requesting. My name is not calling. You come in the chamber, it will be discussed, or you show the rule. Your name is there. आप शुरू कीजिए। Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir, for allowing me to take part in the today's discussion, short duration discussion, price on essential commodities, sir. Subject is very important. Last 16 days, House was past the time without discussing any bill, any issue, as assured by the Leader of the House, Parliamentary Affairs Minister, with consultation of the opposition. Today time has allotted for discuss this topic, sir. Sir, world economy today passing through a very critical time, sir. Due to the corona, due to the Ukraine-Russian war, world economy today passing through a very critical way, sir. The growth percentage of superpower country like USA today is declining, sir. The banking industry, China, today facing serious threat due to the no payment
paid by the builders, real estate businessmen, sir. In this critical time, due to the corona, due to the Ukraine war, inflation percentage is 7% is our country, sir. No doubt, sir, this is high, but, sir, in this critical time, world is passing through bad critical economic times due to the Ukraine war and due to the corona. This 7% inflation, although it is high, it is, I must compliment government, at least in this critical time, they have maintained it successfully, sir. Sir, we remember one thing, sir. One ration card under the leadership of Narendra Modi government had issued in our country, sir. One ration card is applicable in entire India, sir. Sir, it is really helpful to the migrant worker. During the corona time, we have seen suffering of migrant workers. What problem they have faced? They are walking hundreds of kilometers without food, without water. But after one ration card, one nation, one ration card, after this theory introduced by the Narendra Modi government, the migrant workers they get benefit, and any card holder, he may be from Kerala, he is moving to the Assam, he will get food in the state, sir. I must give compliments to the government, sir. Sir, ethical people, sir, government given free food, sir. This is another wonderful job done by our government, sir. Sir, I like to say one thing, sir, because my time is very short, sir. The inflation 7% due to the... Make your last point. Sir, inflation 7% due to the food inflation and petroleum price hike, sir. Now enter world. Food inflation is declining. Not in every world. Food inflation is declining today, sir. And hopefully, we hope very soon, under the leadership of this government, food inflation in our country coming down very soon, sir. Sir, we have no common tax structure for petroleum products, sir. For example, for diesel, for petrol. No same price is applicable, sir, every part of India. In Delhi, rate is different. In Maharashtra, rate is different. In Kerala, rate is different. It is the only one region, sir, we have no common tax structure, sir. I like to request Honorable Finance Minister kindly introduce a common tax structure all over India to control the petrol price, diesel price in our, and there should be common price in every part of the India, sir. Thank you. Sir, one more, sir. GST. I have one request through this house, through you, sir, to the GST Council, sir. Small tree grower in Assam and northeastern region, sir, you especially, it is known to you, sir, play a very important role for socio-economical development of our region, sir. Small tree grower, they are unemployed, sir. But opening some small tree garden, they survive. They get their food, they got their house, sir. Because they are surviving through the small tree growing, sir. So I like to request GST Council kindly consider. Thank you. Thank you. Withdraw GST Thank against you. the seal. The next speaker is Sudhanshu Trivedi. Sir. Sir, with this word, sir, I hope, sir, government to seriously considering, especially the small tree growers of the northeastern region, government is going to withdraw the GST from the small tree growers, sir. Thank you. Dr. Sudhanshu Trivedi.
माननीय आज हम सब महंगाई के इस गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहां एकत्र हैं। विगत कई दिनों के उग्र वाक युद्ध के बाद आज यह चर्चा हो रही है और चर्चा के दौरान भी हमने देखा कि विपक्ष के कई सदस्यों का बड़ा आक्रोश, आवेग और नयन सुख की कथा सभी चीजें व्यक्त की गईं। परंतु अभी कुछ देर पूर्व जो एक दृश्य सदन में दिखा था कि जब ऐसा लगा था कि वो नयन को सुख देने वाला नहीं था कि जब विपक्ष की लगभग सारी सीटें खाली नजर आ रही थीं, परंतु अच्छा हुआ कि विपक्ष ने अपनी जगह पहचान ली और समय रहते हुए आंशिक उसकी भरपाई कर दी। अब मैं यह कहना चाहता हूं, विषय पे आ रहा हूं, विषय सुनने वालों के मन में विषय के प्रति कितना अगाध स्नेह था ये उनके उस कार्य से दिख रहा था। अब मैं विषय पे आता हूं। विषय बहुत व्यापक है, महंगाई का विषय बहुत व्यापक है, इसलिए इसको गंभीरता से और व्यापकता से समझने की आवश्यकता है। आज यह बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत गंभीर स्थिति में है, परंतु मैं अभी याद दिलाना चाहता हूं कि 2019 का लोकसभा चुनाव एकमात्र ऐसा चुनाव था जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था और 2004 का लोकसभा चुनाव छोड़ दें, अन्यथा हर चुनाव में महंगाई मुद्दा होता था। आज की महंगाई की हम बात करें तो भारत में रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो अगस्त के महीने की है वो 7.01% है। अब यदि हमें महंगाई को पूरी तरह समझना है तो थोड़ा इसको व्यापक रूप से समझना होगा। मैं अपने विपक्ष के सदस्यों से कहूंगा कि वो जरा इस बात पर मुलाहिजा फरमाएंगे कि इस समय विश्व में महंगाई की दर में इटली में 7.9% है, जर्मनी में 7.5% है, कनाडा में 8.1% है, यूरोपियन यूनियन में 8.9% है, यूएन में 9. सोर्स के साथ बोलूंगा, बिल्कुल प्लीज, जर्मनी में, यूएस में 9.1%, ब्रिटेन में 9.4%, Why are you wasting your energies? स्पेन में 10.8%. Sit down. What is the source of your raising the issue? Right. No, please. No, it will not go on record. You are wasting time. We have hardly 36 minutes time. Let me complete the sentence, sir. And चाइना में 2.5% है। चाइना में इसलिए कम है क्योंकि उनके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो क्राइटेरिया है जिसमें उन्होंने फूड और क्लोथिंग को ज्यादा महत्व दे रखा है, एंड द सोर्स इज साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस बात को दर्ज किया है। अब आप आइए महंगाई की दर। आज ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि पूरे दुनिया के देशों में महंगाई की दर क्या है, जाके चेक कर लीजिए। भारत की महंगाई की दर 7% है। दुनिया में 63 देश ऐसे हैं जहां महंगाई की दर 10% से ऊपर है। इतना ही नहीं है, कुछ देशों में 50%, 100% और कुछ देशों में 200% भी महंगाई की रेट है। इसके बावजूद हमारे देश में 7% महंगाई की रेट है। महंगाई है, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, परंतु अब मैं आपको और भी सोर्स के साथ बताता हूं। समस्या सिर्फ इतनी ही व्यापक नहीं है, इसकी व्यापकता पे ध्यान दीजिए। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, उसमें पहली बार अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला इन ऑर्डर टू कर्टेल इन्फ्लेशन, एंड द सोर्स इज 23 नवंबर 2021 व्हाइट हाउस की प्रेस रिलीज। कभी बताइए, आपको ज्ञात इतिहास में ध्यान हो, बहुत बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हैं हमारे विपक्ष में, जब उन्हें याद हो कि अमेरिका ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोला हो, और उस खोलने के बाद कितना अंतर आया है। अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज 26 जुलाई 2022, वो ये कहती है कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व खोलने के बाद भी 40 सेंट पर गैलन ही कम हुआ है। यानी समस्या कितनी व्यापक और गहरी है, उसे समझने के लिए यह आवश्यकता। बिल्कुल साहब टू दी पॉइंट बोल रहे हैं, जब आप बात करने का प्रयास करते हैं तो समस्या कितनी व्यापक है उसको समझने का प्रयास करिए। समस्या, सब्जेक्ट है महंगाई, और महंगाई की बात मैं यह भी कह रहा हूं, हमारे विपक्ष के सबसे प्रमुख नेता ने जिस धरती से जाके ज्ञान दिया था, उस धरती पे 9.4% है ब्रिटेन में। ये बताइए, वहां से जाके महंगाई की बात की थी। हम विषय पे बात कर रहे हैं, और इसलिए विषय पे बात कर रहे हैं क्योंकि आपने वहीं से जाकर महंगाई के बारे में सबसे पहले बताया। अब मैं यह भी बताता हूं कि विश्व में महंगाई की समस्या सिर्फ इतनी नहीं है। हम सबने
जी हम बिल्कुल बता रहे हैं, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। दुनिया में ही, देश में नहीं, दुनिया में भी क्या स्थिति है समझने की जरूरत है। आप हमारे मकान की मजबूती की बात कर रहे हैं तो जलजले पर भी नजर डालिए। और चाइना के अंदर भी मीडिया में ये रिपोर्ट है कि कितने बैंक जिन्होंने अपना डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट, उसका तो लोकसभा में वित्त मंत्री महोदया ने विवरण दिया है। यूनान प्रोविंस में यह भी रिपोर्ट है कि बैंकों के बाहर टैंक लगाने पड़े। यानी यह स्थिति है विश्व में चारों तरफ अर्थव्यवस्था की। और समस्या सिर्फ इतनी नहीं है, आज यह कहा जा रहा है कि हम लोग मंदी की तरफ जा रहे हैं। महंगाई से बड़ा विषय सभापति महोदय मंदी का है। और इस पर फिर सोर्स के साथ बोल रहा हूं, ब्लूमबर्ग की पूरी दुनिया के भारत सहित देशों के बारे में मंदी की रिपोर्ट भी उपलब्ध है, जिसके अनुसार इस समय अमेरिका के मंदी में जाने की संभावना है 38%, यूरोपियन यूनियन की है 50%, चीन की है 20%, ऑस्ट्रेलिया की है 20% और साउथ कोरिया और जापान की है 25%। अरे सुनिए तो, अरे आप पूरी बात, सभापति महोदय देखिए, मैं ये चाहूंगा कि सब लोग शांति से सुने तो बेहतर बात रहती है। सभी के लिए ये मेरा सूचना है। अब मैं आ रहा हूं के बारे में कमेंट मत करिए। अब ब्लूमबर्ग के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को मंदी में जाने की संभावना है 0%। विषय पे आ रहा हूं, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, मैं क्यों विषय बता रहा था। अरे हमारी हालत तो वो है कि समुद्र में सुनामी आई हुई है, अगल बगल के जहाज पलटे गिरे जा रहे हैं, हमारा कैप्टन कितनी सावधानी के साथ जहाज को लेकर आगे जा रहा है और ये कह रहे हैं कि अगल बगल के पलटते जहाजों को मत देखो, हमारे जहाज पे आते हुए हिचकोले को देखो। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो इस प्रकार की परिस्थितियों के आदी रहे हैं। विपक्ष चाहे जितनी भी कांटे बिछाता रहे और कितनी विपरीत परिस्थितियां हो, मैं उनके लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। तो इस प्रतिकूल धारा में हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे ले जा रहे हैं। अब अगली बात आती है, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू कम हो रही है। डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है और वास्तविकता में रुपए की स्थिति क्या है, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय प्रकाश जी ने इस विषय का थोड़ा सा जिक्र किया कि चाइना की करेंसी के मुकाबले रुपया स्थिर है, येन के मुकाबले रुपया बेहतर हुआ है, स्टर्लिंग पाउंड के मुकाबले स्थिर है और यूरो के मुकाबले थोड़ा इंप्रूव किया है। तो सिर्फ अमेरिका केंद्रित मानसिकता से थोड़ा बाहर आइए और उसके बाद भी आपको दिखेगा कि वास्तविकता क्या है। और अमेरिका में भी डॉलर के मुकाबले हमारी रुपए की वैल्यू क्यों कम हो रही है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के मूल्य बढ़ा रहा है। मैं फिर कोट कर रहा हूं, 27 जुलाई 2022 सीएनबीसी की रिलीज, वो कहता है फेडरल रिजर्व हाइक द इंटरेस्ट रेट बाय 0.7% पॉइंट्स फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म इन ऑर्डर टू कंटेन इन्फ्लेशन। वो अपनी महंगाई को बचाने के लिए लगातार दूसरी बार 0.7% पॉइंट की बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस कारण से डॉलर के मूल्य में आपको यह अंतर नजर आ रहा है। इसीलिए येन हो या यूरो हो या स्टर्लिंग हो, वो अंतर नहीं नजर आता है। अब भारत में हमने क्या किया, मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला जी जो काम कर रही हैं, हमारी स्थिति क्यों बेहतर है उसका भी मैं कारण बताना चाहता हूं। कारण यह है कि हमारे यहां महंगाई और विकास दर दोनों संतुलित इसलिए हैं कि हम विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसका डेट टू जीडीपी रेशियो सबसे कम है। बाकी सभी अर्थव्यवस्थाओं का डेट टू जीडीपी रेशियो 100% से ऊपर। और इतना ही नहीं, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए जरूरी था कि हमारे पूरी अर्थव्यवस्था की मजबूत आधार हो, और उस मजबूत आधार के लिए द इकोनॉमिस्ट जिन्होंने कोट करते हुए भारत के बारे में लिखा है कि 5 प्रमुख कारण रहे जिसकी वजह से भारत इस परिस्थिति में भी महंगाई और रिसेशन के दौर में नहीं जा पा रहा है। पहला कारण उन्होंने बताया कि सिंगल मार्केट हमने क्रिएट की, यानी जीएसटी। दूसरा बताया गया कि एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री बट विद अ शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, और सोलर एनर्जी से लेकर हाइड्रोजन एनर्जी तक के लिए क्या हो रहा है वो हमें सबको पता है। फिर मूविंग फ्रॉम सप्लाई चेन्स अवे फ्रॉम चाइना, क्योंकि आज चीन के अंदर जो हो रहा है उस कारण से तमाम प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन पे प्रभाव पड़ रहा है। दुनिया के अन्य देश प्रभावित हो रहे हैं, परंतु भारत ने उससे अपने को बचाने में सफलता हासिल की है। एंड द प्रोमिनेंट यूज ऑफ आईटी,
जो हमने आईटी का यूज किया है, जनधन, मोबाइल, इस कारण से भी काफी हद तक गतिशीलता बनी हुई है। एंड द हाई वेलफेयर सोसाइटी, इस विपरीत परिस्थितियों में गरीबों को किस प्रकार से जन कल्याणकारी योजनाएं चलानी चाहिए, वो उस कारण से भी हमारी स्थिति अच्छी है। और इसीलिए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की रैंक में हमारी रैंक बढ़ने के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि भारत अब हो सकता है कि जर्मनी और कनाडा के बाद सबसे बेहतर इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस की दृष्टि से सेकेंड रैंक पर पहुंचने की संभावना है। और इस कारण से क्या है, जी आपका टाइम समाप्त हो रहा है। मुझे तो 15 मिनट बताया गया, बताया हमको 10 मिनट इसमें दिया। तो मैं अपने प्लीज अच्छा, अब उसके बाद भी मैं बताना चाहता हूं, मैं 2-3 मिनट और लूंगा। 2-3 मिनट नहीं है, 1 मिनट, 5 मिनट देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर सबका टाइम एक्सेप्ट बीजेपी एंड कांग्रेस ऑलमोस्ट सबका समय समाप्त हो चुका है। कुछ पार्टी ने सुबह नाम नहीं दे पाया, वो लोग अभी नाम दे रहे, तो इसको 1-1 मिनट दियो तो भी उसमें में समय लगेगा। हमारे पूर्ववर्ती वक्ता ने समय से पहले समाप्त कर दिया। ऐसे नहीं, मैं तो भैरव साहब है इसे। खैर, उसके बाद भी मैं कहना चाहता हूं, मैं जल्दी समाप्त करने का प्रयास करता हूं सर। उसके बाद भी हमारा फॉरेन, आप समर्थमान है, प्रयास करने की जरूरत नहीं जी। देखिए, उसके बाद भी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इस समय ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बावजूद, जबकि यह भी यथार्थ है कि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार कर रही, राज्य सरकारें नहीं कर रही हैं। जैसे नंबर 1, 80 करोड़ लोगों को अनाज देना, नंबर 2, सबको मुफ्त टीका लगवाना, नंबर 3, चाइना के सीमा के ऊपर भारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, वहां पे कॉस्ट कई गुना ज्यादा आती है सामान्य उससे। इसलिए अब मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आप पूरी तरीके से एनालिसिस करना चाहें घर के अंदर भी, तो हम यह भी बताना चाहेंगे कि इस समय कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी की परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, जिसमें तेलंगाना है, उसका 9.4% है, एडिलविस सोर्स है इसका, मैं अपने विपक्षी सदस्यों के लिए बता देना चाहता हूं, और बंगाल का 8.27% है, राजस्थान का 7.36% है। तो हम विराट दृष्टि से देखें या सूक्ष्म दृष्टि से देखें, हमें दोनों दृष्टि से यह समस्या समझ में आ रही है। परंतु मैं यह भी बताना चाहता हूं कि महंगाई की जब बात होती है सभापति महोदय, तो सिर्फ पिछली सरकार के जमाने की बातें नहीं बताई जाती। हम लोगों से कहा जाता है, आज तो यूट्यूब पे खूब अवेलेबल है लोगों के वीडियो, 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे बुरी अर्थव्यवस्था। मुझे याद आता है सभापति महोदय, हम 2022 में हैं, ठीक 50 साल पहले 1972 में। आज है रेट ऑफ ग्रोथ 8.5%, और उस समय क्या थी, -0.55%। और इतना ही नहीं था, याद करिए उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी थी, 16%, 28% की रेट ऑफ इन्फ्लेशन। 91 में सोना गिरवी रखा गया, कहते हैं उससे बुरी स्थिति थी। इसलिए मेरा मानना है कि जो बातें कही जा रही हैं वो यथार्थ पे कहें। मैं समराइज करते हुए कहना चाहूंगा, महंगाई को लेकर कितनी शिद्दत है हमारे विरोधियों में, हमें ध्यान आता है। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जिक्र किया गया कि 1 साल पहले जयपुर में एक रैली की थी महंगाई के लिए, मगर उस रैली में महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस के चिर युवा नेता ने 10 मिनट हिंदू बनाम हिंदुत्व पर भाषण दिया था। यानी यह दर्शाता है कि दिल में क्या है और वास्तविकता में क्या है। परंतु इससे मुझे एक बात याद आई, मुझे लगा कि उनकी सोच बहुत सही थी, क्योंकि जिस जमाने में आई हैव टू कॉल द अदर पर्सन, आई एम सॉरी। बस मैं समाप्त करता हूं, बस 2 लाइनें समाप्त कर रहा हूं। जिस जमाने में, याद करिए, जब उनकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ 2% थी, जिसको मजाक बनाया जाता था, हम लोगों का कहा जाता था ये 2% हिंदू ग्रोथ रेट है, और अब 8.5% है, ये हिंदुत्व की ग्रोथ रेट है। इसलिए ये अंतर है, जिनको नहीं समझ में आता था उनसे अब तक। और अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि तुलनात्मक दृष्टि से बहुत सारे आंकड़े थे, उसमें न जाते हुए, हां, शक्ति सिंह जी ने कहा ईमानदारी से स्वीकार करिए कि महंगाई है। हम कहते हैं हां बिल्कुल है जनाब,
मगर इस समय चमन में बाहर का नहीं फिजा का माहौल है। इसके बावजूद हमारे माली ने जिस ढंग से सींचने का प्रयास किया है और आपने जो किया था, ये पंक्ति कहते हुए समाप्त करता हूं, महंगाई को लेकर जो थोड़ा कष्ट हो रहा है जनता का, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मैं कह रहा हूं, सुनिए, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होंगी, यही इल्जाम हम पर लग रहा है बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपने हाथों से, वही दावा करे हैं अब चमन की रहनुमाई का। धन्यवाद। Honorable members, please suniye. If you are not interested, then I'll call the finance minister and close the discussion. If you are not interested, if you don't have patience to hear others, and you become patient to make running commentary, I feel sorry for the same. And there is also another wrong impression. I was watching, I was there sitting, that some people are saying our maiden speech. बीजेपी में 6 लोग कह रहे हैं हमारे मेड इन स्पीच, इसमें मेड इन स्पीच होता नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन में, कॉल अटेंशन में मेड इन स्पीच होता नहीं। बजट डिस्कशन में और लार्जर डिस्कशन जो होता है उसमें मेड इन स्पीच होता है। मेड इन माने यू हैव एंटर्ड जस्ट नाउ, हैव पेशेंस, यू हैव अनदर 5 years and all time, so enough opportunities you will get. Please keep that in mind. Madam रजनी अशोक राव पाटिल। धन्यवाद सर, बहुत दुख के साथ मैं ये मेरा गहना पहन रही हूँ। मेरा ये स्वभाव नहीं है कि मैं ये पहनूं, लेकिन जिस मध्यम वर्गीय महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस इज नॉट अलाउड। Then I will call other member. Then I will call the other member. रंजित, जिस मध्यम वर्गीय महिलाओं को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ, सर हमारा अधिकार आप प्लीज, अधिकार नहीं है, ये अधिकार है क्या हाउस में आके? नहीं, मैं समझाइए 50 करोड़ महिलाओं को जिनका रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, मध्यम वर्गीय महिलाओं को, इसके लिए मैं दर्शाना चाहती हूँ। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, नहीं दिखाएंगे। किस अधिकार exhibition of articles inside the house is allowed. That is very clear in the rules. There are precedents and there are number of rulings. No, you have to remove that and speak and utilize your time. You are already lost. दिखाना चाहती हूँ महिलाओं की, दिखाना नहीं, इसको दिखाना नहीं, किसने देखा वो भी भूल जाइए। लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि ये महंगाई है। प्लीज ऐसा मत कर, कोई काम नहीं। सर हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी ने अभी इंटरनेशनल भाषण किया और देश और प्रदेश की भाषा उन्होंने बताई, और मैं इसीलिए थोड़ा सा व्यथित होके ये गहना पहन रही थी, क्योंकि मैं इस देश की मध्यम वर्गीय महिला को रिप्रेजेंट करती हूँ। और मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी आपके द्वारा इस देश को और इस सभागृह को कि इस देश की जो महिला है वो आक्रोशित है, वो बहुत व्यथित है, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमें आपके बड़े बड़े आंकड़े नहीं पता होते हैं, हमें नहीं पता होता है कि किस तरह से आप बोल रहे हैं, कौन सी भाषा, लेकिन हमें ये मालूम है कि आप जिस तरह से गुमराह करने की कोशिश सरकार कर रही है, हम उसके लिए चंद लाइनें बताना चाहते हैं। सरकार कहती है सब चंगासी, सरकार कहती है सब चंगासी, लेकिन धरातल पर है त्राही त्राही। आंकड़ों को कर देखकर अनदेखा, जनता से छुपाते सच्चाई, खुद को बड़ा बता तथ्य से झूठे उम्मीदें है बंधाई। महंगाई कर चरम सीमा पर चला दी देश में तानाशाही। गरीब का आंसू पलकों पर सूखा, सरकार का व्यवहार है रूखा रूखा। सुविधाएं मिलती बस मित्रों को, आमजन रोज रोता है भूखा। वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, अभी बताया गया मंदी के लिए हमारे मित्र ने, वो कहते हैं मंदी का सवाल नहीं, पर असलियत में जनता का ख्याल नहीं। महंगाई अब बड़ी, जिंदगी है छोटी, भाजपा के राज में न मिलती गरीब को रोटी। मैं इसके साथ ही शुरू करना चाहती थी सर, और मैं मेरे मन की भावना सर, आप आज इस कुर्सी पे बैठे, मुझे बहुत मन से अच्छा लग रहा है कि आप मेरा भाषण सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मन की बात सुनने के लिए आप है, सही में मेरी मन की बात है ये सर। मानसून सत्र शुरू होने के बाद लगातार सर हम चाह रहे थे कि हमारी मन की बात
सरकार सुने। और हम 8, 9, 10 दिन से बार बार हम कोशिश कर रहे थे कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टियों की तरफ से कि आज की तारीख में अगर कोई जरूरी बात है, महत्वपूर्ण बात है, देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात है, वो है महंगाई। और वो महंगाई की बात, हमारी देश की बात आप लोग सुने और जो भारत का जो सर्वोच्च सभागृह है राज्यसभा और लोकसभा, उसके माध्यम से, आपके माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी और सभी सुने। जब ये महंगाई डायन खा रही है तब ये देश का दुख आप सुने, लेकिन इसकी भाषा हमारी सुनाई नहीं गई। और उल्टा जब हमारे नेता जयराम रमेश जी हो, हमारे वेणुगोपाल जी हो, हमारे विरोधी विपक्ष नेता खड़गे जी हो, 267 की हर रोज नोटिस देते रहे, एक बार भी वो नोटिस एक्सेप्ट नहीं की और सर्वोच्च सभागृह में हमारी अनुमति हमें दी नहीं गई। मैं जब यहाँ के लिए निकली संसद के अटेंड करने के लिए, हमारा बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है मराठवाड़ा में, वहां के सभी पत्रकारों ने हमें बोला कि ताई आप जा रही है ना, हमारा जो महंगाई का मुद्दा है वो पहले उठाना। यानी मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि हम कुछ बड़े हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि इतने छोटे छोटे पर्कुलेट हुआ है कि लोग बोल रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा उठाओ। इसका मतलब ये है कि महंगाई लोगों की कितना पर्कुलेट हो गई है। और इस कमरतोड़ महंगाई ने अगर सबसे ज्यादा अगर किसको उछाला है तो सबसे बड़ा दुख अगर किसको दिया है तो महिलाओं को दिया है। इस देश की आधी आबादी जो महिला है उनको सबसे ज्यादा परेशान किया है। सब्जियां महंगी, किताबें महंगी, स्कूल आने जाने की यातायात महंगी, गैस महंगा, किराना सामान महंगा। इतना ही नहीं तो जिस उज्ज्वला योजना का अभी जिक्र हो गया था, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उज्ज्वला योजना का जो जिक्र यहाँ पे बताया गया, सीएजी की रिपोर्ट सर आप देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में 65% जो गैस है दिया गया उज्ज्वला के तहत, वो यूज ही नहीं करते महिलाएं, क्योंकि उसका 1000 रुपए से ज्यादा ऊपर सिलेंडर चला गया है, इसलिए उज्ज्वला योजना का उपयोग ही हो नहीं रहा है। सर 1 मार्च 2014-15 में जिस एलपीजी की कीमत 410 रुपए हुई थी, 1 अगस्त 2022 में उसी एलपीजी की कीमत 1003 रुपए हो गई। जिस अप्रैल 2011 में कच्चे तेल की कीमत 150 रुपए बैरल हुई थी, उसकी लीटर की कीमत 58 रुपए 50 पैसे हुई थी। जुलाई 2022 में उसी कच्चे तेल की कीमत बैरल की 96 रुपए 96 बैरल हो गई, लेकिन लीटर की कीमत बढ़ गई 96 रुपए 70 पैसे हो गई। राइजिंग फूड प्राइसेस अगर बताया जाए तो एडिबल ऑयल 18% से बढ़ गया है, मस्टर्ड ऑयल 28.66% से बढ़ गया है, रिफाइंड ऑयल 19% से बढ़ गया है, पोटैटो जिसकी माला अभी हम पहन रहे थे 20.42% से बढ़ गया है, टोमेटो 18.54% से बढ़ गया है, ब्रिंजल सबसे ज्यादा 27.72% से बढ़ गया है, लेडीज फिंगर 11%, पीज 11%, वीट 77.77% से। सर सरकार अपना खजाना भरने के लिए, सर मुझे टाइम दीजिए, अपना खजाना भरने में तो तुली है, लेकिन लोगों की तो जेब खाली हो गई है। सर महंगाई के बाद जब निकली तो मुझे याद आ गया 1998 का ऑनियन का इलेक्शन। ऑनियन इलेक्शन इसलिए बोल रही हूँ कि तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी इस दिल्ली में, और तब यहाँ के जो तब के मुख्यमंत्री थे साहिब सिंह वर्मा जी, तब उन्होंने ये बयान दिया था, 50 रुपए किलो ऑनियन हो गया था, प्याज हो गया था, और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि कोई गरीब वैसे भी प्याज खाता नहीं था। वैसे भी हमारे अर्थमंत्री जी ने भी एक बार ऐसे ही बयान दिया था जब प्याज और इसका विषय आया था। तो ये बयान देने के बाद में 15 साल के लिए यहाँ दिल्ली से बीजेपी गायब हो गई थी और शीला दीक्षित जी ने यहाँ पे राज किया था, अगर आपको याद है तो। सर यूपीए के कार्यकाल में एक प्रण लिया गया था सोनिया जी ने, और सोनिया जी ने यह प्रण लिया था कि यूपीए का गवर्नमेंट आया है तो हम किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं देंगे। और सोनिया जी ने ये प्रण के मुताबिक फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया, और फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इस देश में हमारे फूड सिक्योरिटी एक्ट लागू कर दिया गया था। ये मैं बहुत अभिमान से कहना चाहती हूँ। और मनरेगा भी ऐसी स्कीम है जिसको कितना भी आप नाम रखे और कोई भी कितना भी कहे, लेकिन मनरेगा के स्कीम से आज इतना बड़ा हमारा कोविड का भी इतना बड़ा हमें महामारी से गुजर गए, लेकिन हमारे कोविड के महामारी से भी हम निकल गए, मनरेगा ने हमें बचाया। मैं अब जीएसटी की बात करूंगी। मैडम, कल मैं आपका लोकसभा का स्पीच सुनने के बाद मुझे कुछ प्रश्न मेरे सामने आ गया और मैं उसका उदाहरण मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ। आपने जब बोला आपके भाषण में
तो ब्रांडेड और लेबल्ड और प्री पैकेज और लेबल्ड ये अलग है, ऐसे आपने बताया। पहले में बड़े कंपनियों के प्रोडक्ट्स प्रभावित होते हैं जिनकी कीमत अधिक होती है, इनमें खरीदार मध्यम एवं उच्च मध्यम होते हैं। दूसरा, छोटे व्यवसायों में प्रभावित करता है जिनके प्रोडक्ट्स खरीदार और निम्न आय वर्ग के लोग गरीब है। मीटिंग अटेंड करने वाली, आपने बोला कि मीटिंग अटेंड सबने किया था, मीटिंग अटेंड करने वाले पश्चिम बंगाल के मंत्री ने यह बताया था कि ये बैठक वर्चुअल थी और जिसमें मुलाकात फेस टू फेस नहीं हुई थी, न उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सलाह मशवरा की थी। पश्चिम बंगाल के मंत्री ने, वित्त मंत्री ने दावे से विपरीत ये भी कहा था कि ये मीटिंग के मौजूद कुछ सदस्यों ने फिटमेंट कमेटी के उस रिपोर्ट का विरोध किया था जिसमें जीएसटी रेट में वृद्धि की सिफारिश की गई थी। उन्होंने विरोध, दे अपोज टू दैट रेजोल्यूशन फिटमेंट कमेटी। शायद इसलिए अपना रुख बदलते हुए सरकार और वित्त मंत्री अपने सर्वसम्मति की जगह अपने आम राय ये शब्द आपने इस्तेमाल किया। गरीब एक मिनट सर, गरीब उपभोक्ता ने प्री पैकेज और लेबल वाले सामान खरीदने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। सर, आपने लूज जो मटेरियल मैडम ने बोला, जो गरीब लोग हैं उन्होंने प्री पैकेज और लेबल वाला सामान नहीं खरीदना चाहिए क्या? स्वच्छता से पैक करने गया सामान खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग मोदी सरकार को क्या सजा देना चाहते हैं क्या? मान लेते हैं कि प्री पैकेज सामान में कुछ इनपुट टैक्स है, क्या उत्पादकों को और विक्रेताओं को प्री पैकेज और लेबल वाले सामानों को जीएसटी लगाने की मांग की गई थी क्या? आखिर क्या छोटे व्यवसायी और दुकानदार उपभोक्ता सभी स्टेक होल्डर रिवाइज्ड जीएसटी के रेट के खिलाफ असंतोष व्यक्त करते हैं क्या? सर, एक मुद्दा मैं यहाँ बताना चाहती हूँ। अमूल जैसी फैक्ट्री जिसका वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इसकी स्थापना की, जिसकी इंस्पिरेशन की, अमूल हो या गोकुल है, इसकी सहकारिता संस्था, गोकुल की संस्था सहकारिता संस्था है जो किसानों ने की है, उसके ऊपर अगर आप जीएसटी के दायरे में लाओगे तो आप किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस देश को? सबसे बड़ी, सर एक मिनट सिर्फ, सबसे बड़ी बात, जब आपके बाद राज्यता है, उनका समय जा रहा है, जब सीपीआई इन्फ्लेशन 7% से अधिक है, जब डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन 15% से अधिक है, बेरोजगारी चरम पे है, रुपया निचले स्तर पे है, चालू खाते का घाटा बढ़ रहा है और दुनिया भर से महंगाई के बढ़ने की आशंका है, वैसे समय टैक्स बढ़ाना ये क्रूरता है और दूसरा कुछ नहीं। सब हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ये महंगाई कम करिए, लोगों को इससे बाहर निकालिए। और मैं सरकार को और वित्त मंत्री को बताना चाहती हूँ कि इस तरह से इसमें राजनीति नहीं लाते हुए हम ये बताना चाहते हैं कि लोगों के साथ और खासतौर पर महिलाओं के साथ जन्म से लेकर दूध से लेकर स्मशान घाट तक ये जो महंगाई बढ़ाई है इसे कम करने की आवश्यकता है। आप पूरा प्रयास करके तैयारी करके आया, 1 मिनट टाइम आपने वेस्ट किया और कह रहे बाहर महंगाई बढ़ रहा है, आप वो पहन के आया तो महंगाई सस्ता है ज्यादा क्यों? सर, मैं संवेदना देना चाहती, यू कम प्रिपेयर्ड, यूटिलाइज द टाइम। मैं दिखाना चाहती थी सर, ये बोलते थे, लेकिन ये सही में संवेदना व्यक्त करना चाहती हूँ। नहीं, तो संवेदना के लिए बहुत ये है, लोगों में जाके उनको जागरूक करना, मेहनत करते रहना। प्लीज कमेंट्री मत करिए। पर्टिकुलर चेयरमैन सेज समथिंग, डोंट मेक। राघव, यू हैव 1 minute टाइम, प्लीज। आई विल मेक इट 2 minutes, कम ऑन प्लीज। व्हाट कैन आई डू? योर रीडर हैज टेकन मोर टाइम। ओके, नेक्स्ट देन इट इज जोस केमणी। No maidens. I have already told. No maiden speech in short duration discussion. Call attention. I told him 2 minutes. You said बाद में बोलेंगे. Please. राघव जी, हाँ, राघव जी बोले। सर, मेरा सौभाग्य है कि आप चेयर पर बैठे और मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला है। सर, मैं सदन का सबसे युवा और सबसे नया सदस्य हूं। मैं आपसे, आप इसे मेरी मेडन स्पीच माने या ना माने, आई सीक योर इंटेलिजेंस सर। मुझे 5-7 मिनट दे दीजिए, वो भी तैयारी से आएंगे, मैं भी तैयारी से आया हूँ। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी को भी कहूंगा, अगर 5 मिनट मुझे और सुन लेंगे तो इतना सर हेवंस वोंट फॉल। एवरीबॉडी आस्क फॉर द सेम, प्लीज। मुझे लगता नहीं सर कोई आपत्ति करें। मेरा सामने नाम है, आई नो द नेम्स बिफोर मी। सर, मैं आपके आश्वासन पर ही बोलूंगा, मुझे प्लीज थोड़ा समय दें। सर, आज से कई साल पहले एक मूवी आई थी पीपली लाइव, उसका एक गाना था सर, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। आज इस गाने के लिरिक्स सार्थक होते नजर आ रहे हैं सर। मैं पंजाब सूबे से आता हूं,
एक खेती प्रधान सूबा है सर, और पंजाब का किसान, देश का किसान महंगाई की डबल मार झेल रहा है। एक मार किसान की एज अ प्रोड्यूसर और दूसरी मार किसान की एज अ कंज्यूमर। फूड प्रोडक्शन की कॉस्ट पिछले एक साल में सर करीब 21% बढ़ी है, यानी कि किसान की कॉस्ट बढ़ गई फूड प्रोडक्शन की, लेकिन उसकी आय, जिसका वादा था कि एमएसपी दुगनी करेंगे, आय बढ़ाएंगे, वो उस रेट पे नहीं बढ़ी, जिसके चलते आज देश का किसान एज अ प्रोड्यूसर महंगाई के बोझ चले दबता जा रहा है। दूसरा, देश का किसान एज अ कंज्यूमर भी सर, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूं, आज कहीं बाजार में कुछ भी खरीदने जाता है तो महंगाई की मार झेलता है। और मैं बताऊं आपको सर, ये शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब भारत देश की रूरल इन्फ्लेशन भारत देश की अर्बन इन्फ्लेशन से ज्यादा है, यानी कि शहरों में रहना सस्ता है गांव में रहने के मुकाबले। और आप जानते हैं ये देश वो देश है सर जहां पर मैक्सिमम आबादी रूरल आबादी है। सर, इन्फ्लेशन को टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन भी कहा गया, यानी कि ये वो महंगाई, ये वो कानून है जो बिना कानून के सरकार हम लोगों पे टैक्स लगाती है, ये वो माना जाता है। और सर, जैसे रावण के 10 सर थे, भारत की महंगाई के 7 सर हैं। मैं सातों के सातों पर आधा मिनट बोलना चाहूंगा, आप जितना टाइम दे दें सर। पहला है ऊर्जा पर टैक्स, एनर्जी टैक्सेशन। दूसरा कारण सर्विस इन्फ्लेशन, जो नजर नहीं आती सर लेकिन महसूस होती है। तीसरा है सर जीएसटी का बोझ। चौथा है लागत बढ़ाने वाली महंगाई, यानी कि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। पांचवा है सर बढ़ती महंगाई घटती कमाई, यानी कि हमारी आमदनी उस दर पे नहीं बढ़ रही जिस दर पे भारत की महंगाई बढ़ रही है। छठा पॉइंट गिरता हुआ रुपया। और सातवां पॉइंट सर कॉरपोरेट और सरकार की सांठगांठ। सर, एनर्जी टैक्स जो क्रूड ऑयल पे लगता है, पेट्रोल पे लगता है, डीजल पे लगता है, ये भारत में दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और जिसके चलते आज कोयले की बात हो, पेट्रोल की बात हो, सारा बोझ कैस्केडिंग इंपैक्ट के तहत देश के आम आदमी पर डाला जा रहा है। मैं बताना चाहूंगा सर कि जब भारतीय जनता पार्टी की 26 मई 2014 में सरकार बनी थी, तब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $108 पे बिकता था सर प्रति बैरल। वो 20 अप्रैल 2020 को $108 प्रति बैरल से घटकर $1 पर आ गया। इतना घट गया, लेकिन सर उसका जो फायदा था, लाभ था, वो देश के गरीब आदमी को नहीं सौंपा गया। और मेरे सवाल के जवाब में सदन में मुझे जवाब दिया गया सर कि 2016 से लेकर 2022 के बीच में सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर। पेट्रोल पर 78 बार और डीजल पर 76 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है सर इस सरकार। दूसरा पॉइंट सर दो मिनट सर दूसरा मैंने आपको सर दूसरा मैं छोड़ रहा हूं सर। 3 मिनट दिया है। आई एम लीविंग सम पॉइंट सर। आई विल कम टू द पॉइंट। I have given you 4 minutes time. Please. सर, जीएसटी के बारे में, जीएसटी का जो राज्य सभा में वकालत अलाउड नहीं सर, आप यू काउंट दिस एज माय मेडन स्पीच सर, दैट्स नो प्रॉब्लम सर। जस्ट लेट मी स्पीक सर, प्लीज परमिट मी सर। Please, there is no time. Sir, I have GST to का call another 14 Sir, people. give me a few minutes, sir. I beseech you, sir. I beseech you. Please. I seek your indulgence, sir. सर, जीएसटी, जिसे गरीब शोषण टैक्स के नाम से भी आज इस देश में जाना जाता है, ये टैक्स सरकार क्यों नहीं कम करेगी? क्योंकि सर जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन सरकार की बढ़ती है। अगर कोई चीज आज 100 रुपए की बिकती थी, वो 150 रुपए की होती है, तो 150 रुपए पे जीएसटी की दर लगती है, यानी कि सरकार का खजाना बढ़ता है। तो सरकार की मंशा कभी हो ही नहीं सकती महंगाई कम करने की। एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है सर, जिसके चलते आटा दाल चावल पे तो उन्होंने लगाया सर जीएसटी, आम आदमी को और गरीब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं जिस धरती से आता हूं सर, पंजाब से, वहां पर सर अमृतसर गुरुओं की नगरी माना जाता है, पवित्र धरती माना जाता है। वहां पर सर जितने भी सराय हैं, जितने भी अकोमोडेशन सेंटर्स हैं, उन पर भी जीएसटी लगाकर आज औरंगजेब के जजिया टैक्स वापस लाने का काम भाजपा की सरकार ने किया है। Right. सर, मेरा एक पॉइंट है सर, सरकार के कई सर, एक मिनट दे दीजिए। आई फिनिश सर, आई एम फिनिशिंग। प्लीज डोंट गिव मी सर 1 मिनट। आई हैव गिवन यू 5 minutes time. आई एम फिनिशिंग। Conclude it. Conclude one line. Conclude one line, please. सर, जब भारतीय जनता पार्टी के सदस्य विपक्ष में थे,
तो वो कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है। आज रुपया 180 के पार हो गया है सर। पुरानी सरकारों ने रुपये को सीनियर सिटीजन बनाया था, करंट सरकार ने 80 पार करके उसे मार्गदर्शक मंडल में पहुंचा दिया। और आज सर जिसके चलते इंपोर्ट हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, you have a lot of future youngster, follow the guidelines, and then I have given you already 500 minutes. If the finance minister has no problem listening to me, if she can spend 3-4 minutes, it is not between both of you. She can delay her speech by 3-4 minutes. There are 7 speakers from BJP, Congress. Sir, heavens won't fall, sir. Please, Jose Kemani. Sir, heavens won't fall, sir. Yes. Please permit me, sir. Thank you. It will not fall. Don't worry, please. You sit down. I know it won't. Jose Kemani. Thank you, sir. The inflation and price rise have already reached India like the smallpox. It is alarming. India is being converted into another Sri Lanka. I think it is in the making of another Sri Lanka. The people, the democratic people of India would not like to imitate them, but the patience has a limit. Starvation is knocking on the doors of the middle class and the lower class. So London Bridge is falling down is a famous nursery rhyme. But this rhyme is differently sung by the kids of Kerala. The cash crops is falling down, but the price of milk and curd is rising up and rising up. It's a fact that the people are on the street and starvation is going on. So strangely, we find, as he said, the cash crop, if you take into consideration of the state of Kerala, whether it is pepper or rubber or cardamom, the price is coming down. Right, Mani. Sir, I have not come to the point at all, sir. I'm sorry, if you cannot come to the point, I can't help it. I have to go to the next speaker. See, try to understand. I have another 8 speakers here, and the ruling party 6 speakers, sir, and main opposition 1 speaker. I have to go by the strength of the parties, but still we are liberal in giving time to others. You have to understand this and bargain. Go and bargain with the people. Next time they must send you with much more strength, and so that you can have more time. One point, sir. Right, next. So when you are talking about inflation or price or the value of the rupee, the treasury bench is saying nothing is happening. But we demand a white paper will be released on the price rise and the effects on economic breakdown. Right, Sri Vaiko. Honorable Mr. Chairman, you have 2 minutes time, Mr. Vaiko. Please. It's a big time, sir. Yeah. Price rise in essential commodities and daily needs is a slow poison which is killing the people of this country. The price of food grains rose by 7.56%, particularly vegetables rose by 17.37%, and spices 11.4%, and edible oil and butter 9.36%. Sir, because you said 2 minutes, I am skipping so many things. The common citizens are now suffering from a price rise pandemic after the COVID pandemic. The price hike mostly affects only the low wages or fixed salaried middle class families as compared to higher wages salaried class. Auto rickshaw drivers and cab drivers are also robbed of their livelihood. Our fishing community also suffer the most since they use diesel for their craft boats and trawlers. They live hand to mouth and they are exposed to the rough weathers at sea. Sometimes they catch a fish. Sometimes they have to return empty-handed. On the mid-sea, there is also the threat of attack by the Sri Lankan Navy. Many times they are attacked and killed. The government is coming with the excuse that because of rise in the price of crude oil in the international market, they are increasing the price of petrol. But the union government is not bringing down the excise duty structure and just which is more than 50%. Recently, the government has reduced the rate of duty on petrol and diesel marginally as a token reduction. No doubt, it has brought down the price of petrol by 2-5 rupees, but the relief is only a token relief to the common people. To add insult to injury,
The union government has levied GST on food articles like rice, wheat, milk and milk products. It will have a cascading effect on the economy. Even the hospital room charges taken on hire in ICU are being taxed. The union government is unfortunately not sparing anyone. Please. I will take only 1 minute, sir. I will take only 1 minute. Because of wrong monetary policies, there is devaluation of rupee against US dollar, and due to that, all imports are getting costlier, including oil import bill. My demand, the union government should roll back the price of LPG cylinders to the level of 2014 price. The union government should make all of efforts to monitor and control the prices of essential commodities and daily needs of the common people. I have abided by your comments, sir. Very good. Very good. Thank you, Vaiko. So some of the youngsters, you must know that Vaiko is one of the most ferocious speaker in the country. I have no hesitation to say it. But his strength of the party is less, so I can't increase it in the House. So I have to go by the time allotted and do justice to others also. Thank you, Mr. Vaiko. He is very senior. This is the way for others also to follow. Advice given by the chair. Sri Kanakamada Ravindra Kumar. Thank you, Chairman, sir, for giving the opportunity. 2 minutes. The main reason behind rise in prices are essential commodities and found unabated. Increase in price rise of petrol and diesel are main reason. It is not just the common man, but even the small businessman like restaurants also suffering. At present, the only solution is to bring the petrol and diesel under GST. Sir, my strong protest for hiking prices of LPG cylinder also. Sir, recently central government had included many essential food items within the GST slab. It puts extra burden on the common people. The entire population has not yet recovered from the shock of the COVID-19 pandemic. To this burden, bringing the essential items like rice, wheat, flour, milk, curd had brought within the ambit of GST slab. This is totally uncalled for. I appeal to remove it. Sir, at the outset, I registered my strong protest against the state government of Andhra Pradesh for not reducing the excise duty on petrol and diesel. Sir, most of the states had reduced the excise duty on petrol and diesel, and the central government had also reduced it on 2 occasions, but the Andhra Pradesh government had not reduced the tax excise duty. This had caused serious financial burden on the people of Andhra Pradesh. The effect of non-reduction of excise duty state of Andhra Pradesh so much that it has increased further price rise in the state of Andhra Pradesh. The need of the hour is to contain the inflation. If the inflation keeps continuously rising, the prices will increase and there shall be financial burden on all the sections of the society, particularly marginalized people of the society. Time and again, government is claiming that the several supply side measures have been taken by the government to address the inflation. How it ensures that the supply side is maintained properly. The extent of the land under cultivation has to be increased considerably in order to achieve the self-reliance. Sir, how we are going to reduce this? The only way to be self-reliable. This is the solution for the overall development of the sector. The government has to see that the income of the people has not been increased. No steps have taken to increase the income of the common man, at least to pay the increasing taxes. Vulnerable section of the society are suffering with the high prices and commodities, sir. Price rise is a reality. We should not escape from several justifications. Government should do something to reduce the burden of common man. I request the Honourable Finance Minister to take steps in this direction. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. As you know very well, you have served as a Parliament Affairs Minister also. Many times we are discussing this price rise in the Parliament. This is the same way we are discussing, sir. The price rise is a common phenomenon now. It can be controlled not only by the central government, the state government has also played the role to control the price. That is why, sir, during our regime, former Chief Minister Amma and Edapadi Palaniswamy, so many incentives given the farmers and also free raises given to control the price. But the same way, in the Lok Sabha, our Finance Minister raised the whole promises what we have given, it has been fulfilled. But the other side, our DMK side, I'm telling sir, I want to say, the electricity bill is going, they are going increasing, and also they have not cut their, as promised in the poll, the petrol price, only petrol price is reduced, but diesel price not reduced.
Sir, this is I'm telling, because when they spoke... When you get an opportunity, you can reply. Sir, I am telling that this is the fact. Even our finance minister raised in the Lok Sabha, whatever the promise made by the state government of Tamil Nadu, not fulfilled. That is why price is affected. Our ADMK party agitated under please. to control the electricity. See that electricity must not be increased. So let them... what they promised, the price of the diesel must be, that is GST, sir. GST I want to say, sir. GST signed off GST of Congress. They brought the GST. And as, sir, I am finishing, sir. I am finishing 1 minute, sir. GST, because they have sent many times they are raised in the house GST. Please. I know what to allow, not to allow. UPA government, where the DMK also part of that. But the child, because this government could not do anything, but they promised that because of GST, the price increase is a fact. I am accepting. At the same time, the DMK party part of the council. Here the minister has made it very clear. Non-BJP states of Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala had agreed to impose the 5% of the levy. Right. This is what the finance minister says. Therefore, it's not. She's here. She's going to answer for you. Therefore, no argument. No argument. Thank you very much. Thank you. No argument. Ministry is here. She is capable of responding. Don't worry. Please, Sivadasan. इससे क्या फायदा होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मैं भी 20 साल थे यहाँ ऑलमोस्ट. ये तो रिकॉर्ड में जाएगा नहीं, वो दिखाएंगे नहीं, फिर केवल आपका गला खराब होगा, उससे परेशानी बढ़ जाएगा. महंगाई कम नहीं होगा मगर परेशानी बढ़ जाएगा. Abdul Wahab, you obliged Vaishya. That's why I'm obliging, you know. So for me, I think 10 minutes will be... 2 minutes, okay. Come on. 10 minutes. No, come on. Because 2 I minutes. thought other way around. No. This is end of your this one. I thought you will be giving more. This is not end of my life. I have still... Sir, with much effort, we got a chance to talk about... Please. This one, rice and all. And I cannot understand why we are not talking about this one in the first part. After 12 days, we are getting this one. We are talking Antarctica, we are talking Arctica and all. But this is the point where we have to talk. The priorities for this one. And we are, Keralites, are much problem with center in BJP and state in LDF. Both they are charging us, common people. They are not reducing. Tamil Nadu, DMK government reduced the price of diesel and petrol. Kerala is taking a chance to increase everybody. Reduce. But Kerala is increasing. Please, don't look at them. No, looking at you, but meantime we want to look at other people, how they are responding also. So, our LDF government between devil and sea, we are in the position, Kerala people. So I am requesting our favorite Nirmala Sitharaman ji, at least to reduce the last increased. We are telling Kerala and all agreed for this one. Right. GST on the essential item. Please, I am also wearing not this one horticulture items, but everything is increased. Please do the needful, madam, in your reply. I hope she is not looking at me also. Please. Yeah. Okay. Please. Thank you very much. Thank you. Shri Ram Tiwari. घनश्याम जी, समय कम है, आपका पार्टी का समय है, फिर भी थोड़ा मदद करिए. माननीय सभापति महोदय, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आपके श्रीमुख से सुनकर मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है. मैं समय का पूरा ध्यान रखूंगा. माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो 7, 8, 10 दिन तक विपक्ष का हंगामा सुनकर ये सोचा था कि निश्चित रूप से विपक्ष ऐसी कोई सार्थक बहस करेगा जिससे आम जनता को राहत मिले और काम हो सके. लेकिन सबके प्रवचन सुनने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि सारा का सारा काम पूर्णतः राजनीतिक है, जनता के पक्ष में करने का काम नहीं किया. अगर ईमानदारी से ये लोग बात करते
तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते कि इतने बड़े कोविड के बाद में, रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में और सारे काम होने के बाद में आज अगर देश को देखे चारों तरफ से, तो पहले हमारे आसपास के कंट्रीज को देखिए, उनकी क्या स्थिति, फिर आप अमेरिका की देखिए उनकी क्या स्थिति है, फिर पश्चिमी यूरोप की देखिए कि उनकी क्या स्थिति है। इन सब के बीच में देश की नाव को इस प्रकार के निकाल कर ले जाना एक महानता का काम था, जिसके प्रति कृतज्ञता आपको ज्ञापित करनी थी। माननीय सभापति महोदय, जहां तक सवाल है, कोविड के अंदर 2 साल तक सारे की सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, सारी रेल बंद हो गई थी, सारी हवाई जहाज बंद हो गई थी, सारे लोगों का एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाना पड़ा, उत्पादन कम बंद हो गया। उस समय 80 करोड़ लोगों को घरों पर राशन पहुंचाकर जिस प्रकार का जन कल्याणकारी काम किया, वो एक अद्भुत काम सरकार ने किया। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बाद में जब अमेरिका ने, यूरोप के नाटो के देशों ने माननीय मोदी जी पर दबाव लगाया कि आप रूस से सस्ता क्रूड मत खरीदिए, उस समय आज पाकिस्तान का बच्चा बोलता है कि भारत के प्रधानमंत्री की हिम्मत थी कि उन्होंने अमेरिका को मना किया, यूरोप को मना किया और सस्ता क्रूड खरीदकर भारत को दिया ताकि पेट्रोल और डीजल के पैसे नहीं बढ़ सके। ये काम किया सभापति महोदय। तो इस प्रकार के काम फिर सरकार ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई ये कल्पना नहीं करता कि गर्मी एकदम से बढ़ी और गेहूं की उत्पादन कम हो गया, गेहूं का उत्पादन कम हो गया और गेहूं का जब एक्सपोर्ट होने लगा तो सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाकर ये कोशिश की कि ये काम हो जाए। दूसरा, जब 8 बार लगातार सरकार ने पेट्रोल और डीजल के उसको कम किया तो विपक्ष की सरकारों ने नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान एकमात्र ऐसी सरकार है जहां हिंदुस्तान में सबसे अधिक महंगा पेट्रोल और डीजल है। परंतु दुर्भाग्य यह है सभापति महोदय कि कांग्रेस पार्टी में राजस्थान से कोई भी जीत कर आया हुआ आदमी नहीं, सारे उत्तर प्रदेश से वहां से लाए तो वो बोलते नहीं। तो जब भारत सरकार ने कम किया तो राज्य सरकारों ने कम किया। फिर दूसरा चरित्र, तो दोहरा चरित्र सामने आया, वो आया कि जब कल माननीय वित्त मंत्री महोदय ने लोकसभा में साफ साफ कहा और राज्यों के मंत्रियों के वक्तव्य छपे कि जीएसटी काउंसिल में जो सारा प्रस्ताव पास हुआ वो सारा का सारा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद में आम जनता को दिखाने के लिए राज्यसभा में आकर विरोध करते हैं और वहां अंदर बैठकर समर्थन करते हैं। ये दोहरा चरित्र है, तो जनता के हित का नहीं है, ये राजनीतिक हित का चरित्र है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि महंगाई की समस्या है, महंगाई की समस्या का समाधान है। सरकार ने 8 कदम उठाए। सरकार ने कदम उठाया कि जो ऑयल सीड्स आ रहे हैं उन पर ड्यूटी समाप्त कर दी। सरकार ने प्रतिबंध उठाया कि स्टील की कीमतें कम हो, वो काम किया। सरकार ने गेहूं, चीनी के एक्सपोर्ट को लिमिटेड कर दिया, वो काम सरकार ने किया। सरकार ने 8 बड़े बड़े कदम उठाए जिसके कारण से आज हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान डूब रहा है, लंका डूब रही है, बांग्लादेश 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांग रहा है। हमारे चारों तरफ के देश आज इस हालत में है और हम सबसे सुरक्षित हालत में है। ये काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका की इन्फ्लेशन रेट 9% तक गई और ब्रिटेन का 30% से सबसे अधिक गया, स्पेन में 9% गया, इटली में गया। उन सब के बजाय भारत उनसे बचकर रहा। ये काम वर्तमान सरकार ने किया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया और आने वाले समय में जन कल्याणकारी सरकार करेगी और महंगाई पर कंट्रोल करेगी। आपका इशारा हो गया और इशारों को मैं समझता हूं सभापति महोदय, इसलिए मैं बैठ रहा हूं। धन्यवाद। श्याम जी धन्यवाद। ये बहुत अनुभवी है, पुराना वहां से, ठीक है। और श्रीमती रंजित रंजन, आपको 7 मिनट टाइम है। प्लीज सर। धन्यवाद सभापति जी। मैं आपके सामने पहली बार बोल रही हूँ। प्लीज 2-3 मिनट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। प्लीज माँ।
प्लीज बोल, आप बीच में बोल देते हैं, मेरा सारा रेपो खत्म हो जाता। धन्यवाद सभापति जी। मैंने लोकसभा में भी जो बोल रहे थे, क्योंकि आदत पड़ी हुई है लोकसभा की, सबके भाषण को हम लोग सुन रहे थे। निर्मला जी का, माननीय मंत्री जी का भी रिप्लाई भी सुना और बहुत सारी बातें समझ में आई। मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना याद आ गई, गोदान, गो का दान। एक बहुत गरीब फैमिली थी जो पूरे जिंदगी भर सपना देती रही कि अपने बच्चों को दूध और दही खिला पाए, एक गाय को पाल के। लेकिन उसका पति बीमार पड़ता है और शैया पे होता है। 5 मिनट बाद उसकी डेथ होने वाली होती है और पंडित जी आते हैं और कहते हैं कि गोदान कर दीजिए तो आपका पति स्वर्ग सिधार जाएगा। उसकी पत्नी घर से गई, 1 रुपए का सिक्का लेकर आई और पंडित जी को दिया और कहा, पंडित जी मेरे घर में यही 1 रुपया बचा है, पूरी जिंदगी मेरा पति दूध और दही के सपने लेकर गौ पालने के सपने देख रहा था और आज आप कह रहे हैं कि स्वर्ग सिधारने के लिए गौ का दान कर दीजिए। मैं ये इसलिए बोल रही हूं कि आज गरीब के पेट में लात मारी जा रही है और मोदी साहब हमारे कह रहे हैं थाली बजाओ, थाली बजाओ, थाली बजाओ। आप सारा ठीकरा यूक्रेन की लड़ाई पे ठोक रहे हैं, आप कोविड को दे रहे हैं, लेकिन आपकी नीति ने जो नोटबंदी से 2016 से जो गलतियां पे गलतियां की, कभी भी उसका आप जिक्र नहीं कर रहे। जितने अर्थशास्त्री थे उन सब ने कहा था, जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल स्टेबल थी, उस वक्त नोटबंदी नहीं कीजिए। आपके स्वर्गीय में उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी कहा था कि नहीं करनी चाहिए नोटबंदी। उस दिन से आज तक हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को संभाल नहीं पा रहे। मैं 2013 का प्रधानमंत्री जी का भाषण याद कर रही थी, जिन पे उन्होंने कहा था कि मनमोहन सिंह जी महंगाई का मां नहीं बोलते हैं, प्लीज मनमोहन सिंह जी आए और महंगाई के बारे में बताएं कि कब कम होगी। उन्होंने कहा मरो तो मरो आपका नसीब। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्द थे मनमोहन सिंह जी के लिए। उन्होंने कहा था कि आप गरीबों के लिए कह रहे हैं मरो तो मरो आपका नसीब। मुझे फिर याद आ रहा है कोविड का वक्त, जब करोड़ों लोग सड़कों में चल रहे थे, हजार किलोमीटर चल के जा रहे थे, तो मुझे लगता है मोदी साहब यही कह रहे थे मरो तो मरो आपका नसीब। क्योंकि उस वक्त गरीब को पैसा देना था, तो आपने क्या बोला, सारे गरीब घर से बाहर निकलो और थालियां बजाने का काम करो, थाली बजाने से आपके पेट में भोजन मिल जाएगा। फिर हमारी माननीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने कहा कि जब भूखा बच्चा चीख कर भूख से व्याकुल हो रहा होता है तो सरकार क्यों नहीं सुनती है। जब किसान आत्महत्या कर रहा होता है तो आपके कान में आप रुई डाल के सो जाते हो। आई विश कि स्मृति जी आइए और हम लोगों के साथ, अगर आप चीख के उस बच्चे की पुकार और दर्द को समझ रही थी तो आइए ना। आज गैस सिलेंडर 10,054 रुपए हो गया है। आज आप हमारे साथ चीख कर गरीबों की बात करिए, अपने घर की रंजिश मत निकालिए प्लीज, आप मंत्री। इसके बाद मैं सुषमा जी का एक मिनट रंजिता, माननीय मंत्री, किसी का नाम लेकर मंत्री यहाँ सवाल नहीं करना चाहिए। स्वर्गीय सुषमा जी की स्पीच को याद करना चाहती हूँ, जिन्होंने कहा था कि ये संवेदनहीन सरकार है, ये बिल्कुल भी गरीबों के बारे में सोचने वाली सरकार नहीं है, ये विश्वासघाती सरकार है। आज मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर सुषमा जी होती तो वो निश्चित बोलती कि ये संवेदनहीन सरकार है, हमारी ही सरकार है, ये विश्वासघाती सरकार है, हमारी ही सरकार है। मुझे डर लगता है जब मैं प्रधानमंत्री की उस स्पीच को सुनती हूँ, जो उन्होंने कहा था कि घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चे भूख से रो रो कर सोते हैं और माँ आंख में आंसू लेकर चुप हो जाती है। जब आंसू की बात पीएम साहब के मुंह से सुनते हैं तो हमें डर लग जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले मिडिल क्लास से महिलाओं के आंसू निकलते हैं, मेरे भी निकलते हैं, सब्सिडी छोड़ दो, महिलाओं ने छोड़ दी। कहा गरीबों को सब्सिडी देंगे, महिलाएं पसीज गई, हम सब ने सब्सिडी छोड़ दी। आज हर्ष क्या हुआ, आज आपने 1600 रुपए का एक झुंझुना पकड़ाकर 7 करोड़ लगभग लोगों को आपने चूल्हा और गैस दिया
आपको मालूम था कि गरीब आपके झांसे में फंसेगा। एक चुनाव, दो चुनाव आपने उज्ज्वला योजना से निकाल लिए। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो 1600 रुपए, वो सब्सिडी जिस रेवड़ी की बात आज मोदी साहब कर रहे हैं, प्रधानमंत्री साहब कर रहे हैं, क्या वो रेवड़ी नहीं थी? लेकिन वो रेवड़ी में फर्क इतना था, गरीबों के लिए नहीं थी, गैस एजेंसीज के लिए थी। आप 1600 रुपए गरीबों से ले रहे थे, बाकी का पैसा सरकार दे रही थी। किसका दे रही थी? टैक्स पे ही का दे रही थी। उसके बाद क्या हुआ? आज आंकड़ा है, इतना वक्त नहीं है, लगभग 7 करोड़ घर, जिसमें 4.5 करोड़ वो लोग हैं जो उज्ज्वला के तहत आते हैं, एक साल में एक भी गैस रिफिल नहीं करा रहे हैं। 3.5 करोड़ के लगभग वैसे लोग हैं जो साल में एक रिफिल करा रहे हैं। ये किसको दिया था झुंझुना? ये किसकी रेवड़ी थी? रेवड़ी तो प्रधानमंत्री साहब आपने भी दी। कल मैं सुन रही थी आपके लोकसभा में भाजपा के एक सांसद बोल रहे थे कि भाई उस वक्त भी आपके टाइम पे 900 रुपए गैस सिलेंडर था। मानते हैं 900 रुपए था, लेकिन हम अपनी रेवड़ियां गरीबों में दे रहे थे। बिल्कुल 400 रुपए कम में गैस सिलेंडर दे रहे थे। हम गरीबों की मदद कर रहे थे। हम एनपीए की और करोड़पतियों की मदद नहीं कर रहे थे। हम उनके 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ नहीं कर रहे थे, हम गरीबों को दे रहे थे। आप खाद्य सुरक्षा की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी साहब कहते हैं कि रेवड़ी बांटना बहुत खतरनाक है। मैं प्रधानमंत्री साहब, सभापति जी के माध्यम से बोलूंगी, उज्ज्वला की रेवड़ी हो, चाहे आपकी कोई भी गरीबों के लिए रेवड़ी हो, वो रेवड़ी में ना तिल था, ना चीनी थी, ना गुड़ था। ये तिल, चीनी, गुड़ सब कुछ जो लेके गया वो कॉर्पोरेट थे। एक और रेवड़ी की याद दिलाना चाहती हूँ आपको, जियो। आप एक तरफ कह रहे हैं कि रेवड़ी नहीं खिलानी चाहिए, आपने क्या किया? पूरे देश को जियो का रेवड़ी खिलाई। पहले बोला मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में दे रहे हैं। जब आपको आदत डल गई, उसके बाद अब कितने में जियो का लोग प्रीपेड और पोस्टपेड भरवाते हैं। ये कौन सी रेवड़ी थी? ये रेवड़ी भी कॉर्पोरेट के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी। दूसरी तरफ मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी बात हो रही थी, एक छोटी सी फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति है, उन्होंने सुबह बोला कि जीएसटी, निर्मला जी का कल मैं भाषण सुन रही थी कि उन्होंने बोला कि लगभग 1,45,00,000 करोड़ जीएसटी समथिंग, मेरे आंकड़े गलत हो सकते हैं, कि इस बार भी हमने जीएसटी से पाया। मैं मंत्री साहब से पूछना चाहूंगी, आप जीएसटी तो पा रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां चला रहे हैं, विद इन मंथ उनको ब्याज, बैंक का ब्याज भी देना पड़ता है, जीएसटी भी गवर्नमेंट को देना पड़ता है। 15 दिन के अंदर अगर वो नहीं देंगे तो आप पेनल्टी लगाते हैं, लेकिन उनका जीएसटी का इनपुट आपको कितने दिन में देना था? एक साल लगाकर आप उनका इनपुट नहीं देते हैं। क्या खरबों रुपए आप उनके इनपुट से बना के क्या सरकार पूरे देश को उसी इनपुट से चला रही है क्या? तीसरी बात, मैं एक बच्चे से मिली, 16-17 साल के बच्चे से। आप जीएसटी लगा रहे हैं 5%, आप जीएसटी लगा रहे हैं 12 से 18%। दोनों ही जीएसटी में आम आदमी मरता है। किसी ने बोला कि 5% जीएसटी से किसको फर्क पड़ेगा? पड़ता है। जो व्यक्ति वृद्धा पेंशन 500 रुपए के लिए 8 घंटे लाइनों में खड़ा होता है, पूरा महीना चलाता है, अगर उसको 5% जीएसटी लगता है तो फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि नहीं, खुला जो गरीब है वो खुले का खाता है, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछती हूं कि क्या आप चाहते हैं जिंदगी भर वो गरीब ठेले में मक्खी लगता हुआ खाना ही खाता रहे? क्या उसका हक नहीं है कि वो पैकिंग खाने को खाए? क्या उसका नहीं हक है कि वो स्वस्थ खाना खाए? प्लीज सर, 2-3 मिनट, स्वस्थ खाना खाए। दूसरी तरफ आप ये बताइए, टेट्रा पैक में जो 10 से 12 रुपए की लस्सी, छाछ, दूध, दही, हम सब बच्चे स्कूल से आते हैं तो जाके किसी भी एमडीएमसी के, एमडीसी के उससे छाछ लेते हैं, तो क्या उसमें आप 12 से 18% जो लगा रहे हैं वो क्या गरीब अमीर खाता है? क्या किसी करोड़पति का बच्चा वो टेट्रा वाली लस्सी पीता है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि 12 से 18 करनी है? मुझे एक बच्चा बोल रहा था कि मैडम आप लोग सदन में बोलते नहीं हैं। रंजिता जी, आपने ज्यादा समय दिया, थैंक यू सर। प्लीज सर, थैंक यू, धन्यवाद। सर प्लीज 1 मिनट सर, प्लीज सर 2 मिनट। डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज 2 मिनट। डॉक्टर फौजिया खान, प्लीज 2 मिनट। 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया मैंने आपको। आपने आप पॉलिटिकल सवाल उसमें बढ़ गए तो मैं क्या करूं? सर कंक्लूड, फौजिया कंक्लूड करो, प्लीज सर कंक्लूड करिए। उसने बोला कि आप बताते क्यों नहीं है? स्कूटी से जाए तो तेल महंगा, एक टेट्रा का 10 रुपए का जूस पिए तो वो महंगा।
स्कूल में जाए तो पेंसिल, रबर, इरेजर, कटर महंगा, तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। एक तरफ आप कोविड में 23 करोड़ को गरीबी रेखा में लेके आ गए, 98% लोग की सारी आमदनी घट गई। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, बार बार लोग कह रहे थे कि रुपया गिर रहा है, देश की आबरू जा रही है। मनमोहन सिंह जी ने आपने पूछा था और मनमोहन सिंह जी ने बोला उस वक्त भी कुछ नहीं था, लेकिन 59 से 69 हुआ और विद इन 4 मंथ में दोबारा 59 में लेकर आ गए थे। क्या आप लेकर आएंगे? डॉक्टर मैं फौजिया आपसे खान, आग्रह करती हूँ कि प्लीज जहां पर कांग्रेस इस देश की आर्थिक स्थिति को छोड़ के गई थी, once I call the other name, it will not go on record. बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। Thank you very much. 2 minutes, ma'am. Chairman, sir. Sorry? 2 minutes. सर, आर्थिक नियोजन में ही और इस संतुलन में ही सरकार की सारी कुशलता छुपी हुई होती है कि आम आदमी को टैक्स का अधिक बोझ भी न पड़े और न महंगाई की अधिक मार पड़े और अपना विकास का काम सरलता से सरकार का चलता रहे। Running the finance department, sir, is all about balancing finances. With a capable woman finance minister on the driving seat, I feel inclined to think that India will emerge victorious in this battle of balances. वो सुबह कभी तो आएगी सर। कहा जाता है माना कि अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं। इंसानों की कीमत जब छूटे सिक्कों में न तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी और सर ये सुबह हम ही से आएगी, ये भी मैं कहना चाहूंगी। मुश्किल ये है कि अब नियोजन कुछ चूक रहा है सर। खाद्य वस्तुओं पर भी जीएसटी लगाया जा रहा है। These GST compulsions on basic commodities are obviously the result of the need of more money to run the government. The same applies to the fuel cess. सर हर घर करते करते कब हम हर घर तंगी लेके आ गए, हर घर तंगी लेके आ गए, ये हम समझ भी नहीं पाए सर। यहाँ तक के मासूम बच्चों के दूध पीते बच्चों के दूध पर भी हमने टैक्स लगा दिया है। The government, sir, doesn't forget to pat its back when it comes to collecting more GST, on handling inflation, on GDP debt ratio. But, sir, when such matters come up, why does the government conveniently shift this to the GST Council? That is my question here, sir. सवाल ये है, sir, कि क्या ये सरकार उस भूखे बच्चे के सामने जाकर जो भूख से पांव रगड़ कर रो रहा है, क्या उसके सामने हम जाकर ये कह सकते हैं कि हमारा तो जीडीपी डेट रेशियो इतना इतना है? या उस माँ के आगे जिसके बच्चे के लिए वो 5% एक्स्ट्रा पैसे की वजह से अगर वो दूध लाकर अपने बेटे का पेट भर रही है, उसमें पानी मिला रही है पेट भरने के लिए, तो क्या हम उस माँ को ये कह सकेंगे कि कोविड की वजह से ये हो रहा है? सर, या उस पेशेंट को जो इलाज करने के लिए हॉस्पिटल रूम में सर जाने के लिए अगर वो अपना घर बेच रहा है, क्या हम उसको ये कह सकते हैं कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में तो हम बेहतर हैं? सर, मैं देहातों की महिलाओं के बारे में बात करना चाहती हूँ। सर, एक ही मिनट दे दीजिए मुझे। देहातों की महिला आज नशे में चूर उनके पुरुषों के वजह से आज त्रस्त है, हैरान है। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूध पर जीएसटी लगाने के बजाय हम जो जीएसटी टोबैको पर है 28% हम लगा चुके हैं, जो हाईएस्ट टैक्स स्लैब है। सिगरेट पर, टोबैको प्रोडक्ट्स पर हम जो टैक्स रेट प्राइस है, रिटेल प्राइस 52.7% for cigarettes, 22 for BDs, 63.8% for smokeless. Please conclude, ma. You have taken already 4 minutes. Okay, sir, I just want to say that why don't we try to come up to the recommendation of the WHO by raising it to 75% in some way. At the end, sir, I would only like to refer to what Rajnitai was saying, that we got a drop of time here today. Thank you very much for it. लेकिन एक छोटी सी कविता सुना के मैं अपनी बात अंत करूंगी 20 सेकंड में। सर, जलते दीपक ने कहा, जलता दीपक जनता है सर, जलते दीपक ने कहा
ए लहराती हवा, दो पल रुक तो जरा, मेरा फसाना भी तो सुन, मेरी सुलगी हुई हस्ती, तेरी बेपरवाह मस्ती, नई कहानी तो न बुन, मेरा फसाना भी तो सुन, मेरी जिद का जोर कहूं या हौसले का बल, दो पल जो रुक गए मेरा फसाना सुनने। मैं आभारी हूं सर कि इस देश के दुख का फसाना तो आपने आज सुन लिया, भले ही ये 2 मिनट के अंदर बोलना पड़ा सर। थैंक यू। 2 मिनट नहीं, 4 मिनट से ज्यादा हो गया। Vinay Viswam, 2 minutes. Thank you, sir. For the benevolent 2 minutes. क्या करूं? Sir, if powerful speeches could have the capacity to control prices, it could have happened yesterday. The speech that our Madam Finance Minister made in Lok Sabha yesterday was so powerful, even though she is not well due to COVID reasons. Very good speech, powerful. Sir, if promises in large numbers could bring in robust economy, our country could have reached Achhe-din much, much earlier. But the fact is not like that. Everybody knows what the BJP government says and what is happening in the country are diametrically opposites. Their words go in one direction, but the country's life goes the opposite direction. Sir, yesterday in the speech in Lok Sabha, Madam FM talked about robust economy. She talked one more thing. She told why to compare India with Sri Lanka or Bangladesh. Compare with the USA. Yes, we can compare India with the USA. In USA, 1% of the total population controls 37% of the wealth. In India, it is 77%. You compare it. So in the same way, compare the strength of the currency in USA and here. I can predict here that within a couple of weeks, sometimes, our rupee will become hundreds. This is what is happening. And she talked about the banking system and the NBA, how they reduced it. I should call it a magic. What the FM did in the banking sector is a magic. The NBA is there, but she did haircuts. Haircuts is nothing but giving concessions one after another to the looters. And in that way, they claim that they have reduced the NPA. The whole exercise of the government in the economy is like that. And who are the sufferers, sir? Sufferers, I have not time, still I want to read some items only. Kindly tell us Vanaspati's price, soya oil price, sunflower oil, palm oil, salted packed salts, potato, tomato, wheat, atta, groundnut oil. The prices, the percentages here on the increase. Achhe-din. Right. Sir, in this way I have only one request to the Finance Minister. While she replied to the debates, kindly tell us what will happen to the Narendra. What will happen to it? The funds you have reduced, kindly regain that funds and give to the poor people. What will happen to the health sector? What will you do for the education? The promise of 6%. Sir, I would request the FM to read the manifesto of the BJP. Right, Viswam. BJP manifesto. I have already given you 4 minutes. To read the BMS resolutions also. Right. Then it can Vasan. Thank you, sir. Bye. 4.5 minutes. No doubt, sir. Price rise is a very important issue in the country. That is why the government has allowed all the members to give their view on this, sir. Please. Sir, we have to understand
that why price rise, how price rise, what are the way the government is tackling the price rise to end the problem of the common man. Number one, sir, 2020 COVID. Even countries who are saying superpower were locked with economic problem. Countries who have 20, 25, 15 crore population were in deep trouble. India with 140 crore people, sir, cannot imagine, sir. We were able to feed 80 crore people in our country, sir, number one. Number two, sir, we had a package of 25 lakh crore and again 1.7 lakh crore so that we could give money to the needy people, sir. That helped economy grow at that time. The second problem was the Ukraine-Russia war. Because of this, sir, they are the main suppliers of food and fuel. Superpower countries are still suffering. We are the only countries, sir, which are negotiating with them on fuel with discount price, sir. Many countries have gone bankrupt. Many countries are asking money to the World Fund. Many countries have gone to recession, sir. The next country, sir, is Pakistan. The regime itself changed, sir. Sri Lanka, sir, because of their very bad economic management, they have gone to internal crisis. Still, we were able to help them, sir. I would like to thank the FM, PM on behalf of the Tamil people in Sri Lanka. They have been helped so much, sir. To conclude, sir, I would like to say, sir, being a very important issue, sir, price rise, which concerns everybody in the country, sir. Today, we have a stable economy, but still, sir, we are seeing the GST and other revenue collections at a record high. Since the economy is slowly developing, sir, improving, I am sure the Honorable Finance Minister will take necessary steps to address the increase in the price levels of the essential commodities. Thank you, sir. Thank you, Hasan. Sri Jayant Chaudhary. 2 minutes, Jayant. करिए क्या करूं? मैं क्या करूं? जीएसटी देना पड़ता है। मैं क्या करूं? धन्यवाद सर। जीएसटी काउंसिल का डिसीजन है। मैं मुझसे पहले माननीय सदस्यों ने भी बात रखी। पहले श्रद्धांजलि दूंगा माननीय सुषमा स्वराज जी को, और इसमें कोई शक नहीं है। मुझे याद है, मैं लोकसभा में उनके भाषण को मैंने सुना। जिस तरीके से जमीन से जुड़ी बात, एक गृहिणी का दर्द, घर गृहस्थी की बात, मध्यम वर्ग और गरीब के दर्द को, पीड़ा को वो बयान करती थी बेखूबी तरीके से। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए आज वो दायित्व हमारा है। हम कोशिश करेंगे, बाकी सरकार भी ऐसी हो जो सुने। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, क्योंकि हमने चर्चा की है खाद्यान्न के महंगाई के दर पे सभी सदस्यों ने बात रखी, लेकिन जो मूल बात यहां सदन में हुई है उससे मैं कुछ अलग राय रखता हूं। हम महंगाई की बात करते हैं, तुरंत आलू प्याज टमाटर पे आ जाते हैं। हमने क्या सीमेंट, सरिया, ईंट की बात की, ट्रैक्टर के भाव की बात की, पंप सेट के भाव कैसे बढ़ गए उनकी बात की? क्या किसान की लागत की हम चर्चा कर पा रहे हैं? मैं आंकड़े दूंगा। अप्रैल से जून 2020 ये जो 3 महीने हैं, अगर उसमें सीपीआई फूड इन्फ्लेशन 8% रहा, जो काफी होता है, मैं मान रहा हूं, उसी समय में आपका डब्ल्यूपीआई फार्म इनपुट इन्फ्लेशन 27.4% रहा। और यहां मैं लिव्ड एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं, अनुभव बताना चाहता हूं। अगर आंकड़ा गलत हो, बहुत सदस्य यहां ऐसे हैं जो खेती करते हैं, जानते हैं, वो बता दें। 2014 में अगर 1 एकड़ के गेहूं के खेत पे ट्रैक्टर से आप जुताई करते, आपके औसतन 3,000 रुपए खर्च हो रहे थे। आज 8 साल बाद 5400 रुपए खर्च होते हैं। 1 एकड़ के धान की खेती आप करते, 300 रुपए का बीज आ जाता था, अब 600 रुपए लग रहे हैं। आपके खाद और दवाई पे अगर 3,000 रुपए 2014 में खर्च हो रहे थे 1 एकड़ के धान की खेती करने वाले किसान के लिए, आज 6,000 रुपए तक वो आंकड़ा पहुंच गया। तो हमसे महंगाई की बात करें, ठीक है, टॉप है, आपने स्कीम बनाई, 2018 में 500 करोड़ दिए। सवाल बनता है कि उस संसाधन का क्या प्रयोग हुआ? क्या हमने खाद्य प्रसंस्करण की इंडस्ट्री को, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या टॉप टोमेटो से शुरू होता है, टमाटर से शुरू होता है, टमाटर के प्रोसेसिंग पे आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पोटैटो को प्रोसेस करने के लिए अगर आप चिप्स बनाएंगे, नमकीन बनाएंगे, तो उस पर भी आप 12% जीएसटी वसूलना चाहते हो?
ये भी एक कारण है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बेकाबू हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा, वित्त मंत्री को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप सीपीआई में जो वेटेज है फूड का, अगर आप उसे घटा देंगे तो ये जो चर्चाएं बेवजह होती हैं, आप पे भी दबाव कम होगा। आप तुलना कीजिए, जर्मनी में सीपीआई का वेटेज फूड का क्या है 8.5%, ब्राजील में 25.5%, चाइना में 19.9%, पाकिस्तान में भी 35% है, हमारे यहां 46% है। इसलिए दूध का भाव 1 रुपए बढ़ जाएगा तो त्राही त्राही मच जाएगी, आप पे भी दबाव बन जाएगा और फिर आप व्यवहारिक फैसले नहीं ले पाती हो। हमने देखा है, दुनिया ने देखा, कॉमर्स मिनिस्ट्री डेलीगेशन तैयार कर रहा था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पीएम को ब्रीफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री यूरोप में कह रहे थे कि हम दुनिया का पेट भरेंगे, गेहूं का निर्यात करेंगे, और कुछ ही दिन में आपने निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे फैसले ना हो, इसलिए मेरी मांग है। दूसरी बात, मैं भी अभी कंक्लूड कर रहा हूं, मेरी सहानुभूति है वित्त मंत्री जी के साथ, क्योंकि जब से वो आई हैं वो मजबूर होकर क्राइसिस मैनेजमेंट मोड में उन्होंने काम किया। लेकिन हमें सिनेरियो प्लानिंग करनी चाहिए, भविष्य की प्लानिंग योजना हमें बनानी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, आज मानसून डेफिशिएंसी है उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में जितनी औसतन बारिश होती थी नहीं हुई। 23% धान की बुआई उत्तर प्रदेश में कम हुई है। क्या वहां के कृषि मंत्री विभाग ने कोई मीटिंग ली है? क्या आपने उनके साथ बैठक ली है? क्या आप उनके साथ बैठक लेंगी? उसका जवाब मैं आपके उत्तर में जानना चाहूंगा। और अंततः जो आम आदमी कहता है उसके पास सारी चीजों का समाधान है। मैं बताना चाहता हूं कि एक आम आदमी ने मुझे कहा कि आप सदन में जा रहे हैं, चर्चा करेंगे, वहां ये समाधान दे दीजिए ना। मैंने पूछा क्या समाधान है? उसने कहा सरल है, ऐसी व्यवस्था बना दो, 5 साल तो सरकार रहेगी इनकी, ऐसी व्यवस्था बना दो कि हर 2-3 महीने में कहीं चुनाव करा दो और आप देखोगे सरकार डीजल, पेट्रोल, बिजली कोई भी भाव बढ़ने नहीं देगी। राइट, धन्यवाद। राइट। इन्होंने कोई राजनीति किया नहीं, सुझाव दिया, आप उसको स्वीकार करेंगे ना करेंगे अलग बात है। ऐसी चर्चा ऐसी होना चाहिए सचमुच में। श्री सुरेश रेड्डी, 2 minutes, Suresh Reddy. Sorry to say it. Yes, sir. Chairman, sir, I do understand your predicament, sir, but at the same time, we are a 7-member party, and my name was on the listed business today, sir. But, of course, there was a communication gap between us and the table, which resulted in the name not being there, sir. But nevertheless, sir, I leave it to you, and, of course, you have all the inherent powers, sir, for your indulgence, sir. So with deep anguish today, I must say that when the country is going through the period of what they call it the Amrit Kal, it is not prosperity, but it is poverty and the loud cries of the common man which are resonating all across the nation, sir. All very honorable, experienced members across the parties, while speaking, sir, I can sum it up and say the whole summary was cradle to crematorium. From cradle to crematorium, the kind of agony the country and the poor people are facing has very explicitly been described in this house, sir. So all I can add to that is, after the debate, probably, agar kuch bacha aadmi ke paas, to unke विलनामा में कुछ जीएसटी का प्रोविजन अंतिम यात्रा के लिए रखना चाहिए, so that he'll have a nice farewell before leaving this house, sir. Sir, I mean, my question, sir, is between September 2021 and April 2022, the consumer food price inflation in India has risen from 0.68 to 8.38 year on year, sir. Currently, it stands at 7.1%. The wholesale price index was at a record high, which is the highest in 30 years in May 2022 at 15.9. I will not go for a tedious repetition of how the prices have gone up, sir, but the excuse given needs to be looked into again, sir. When we spoke about the sunflower oil, they said the Ukraine war was the reason. I can say with full confidence, sir, it is not the Ukraine war. Ukraine also had a drought in 2021 also, in 2020. Russia had a export embargo for their essential commodities. But the war started in 22 of February, sir. So you cannot blame the Ukraine war for all the price rise which is happening in our country. And then secondly, sir,
when we see the petroleum price, I would not like to go into the full split up of that, but one issue which I'd like to bring to the House is the central taxes and the state taxes which make part of the entire pricing of a litre of petroleum product. In that, there are various taxes from Government of India, central governments, and one such tax which we notice is the agriculture cess. The agriculture cess which says is 2.5 rupees per litre. Now this is being collected for agriculture, infrastructure and development cess. During the course of the debate, many honourable members have pointed out that there has been a high inflation in Telangana and some other states. I would like to know, through the Honourable Finance Minister in a reply, what is the amount you spent on agriculture infrastructure? In the last 7 years, I haven't seen a single major irrigation project coming up in this country. I haven't seen any major incentives being given to the farmer, but in spite of the fact you've been collecting. For example, in my own state of Telangana, where you say the inflation is high, Telangana, from the most backward region in the country, before it became a state, has become one of the top 5 contributors to the Indian economy in a span of 7 years, sir. How did we have to do this? It could be achieved through the optimum utilization of our river waters, which meant a lot of expenditure had been incurred. Seeing the prosperity on Telangana, which is against the spirit of the federal structure on which the country thrives, they are trying to choke Telangana. You are trying to put curbs on our borrowings. You are trying to put curbs on various limitations. Now, this way, the development of Telangana is one area which would be affected, sir. And I would request the Finance Minister that in the spirit of federalism, do not choke states which are progressing and which are contributing to the country, sir. Thank you, sir. Finally, sir, one last point. Everything was spoken, one about the Russian war, sir, and the other was on the pandemic. But we have to see a lot of mismanagement happened even before the pandemic. It happened during demonetization. The Honourable Finance Minister spoke so highly of Raghuram Rajan and spoke about what he said in the Lok Sabha, sir. But I would like to quote one last before I close, sir. Raghuram Rajan has also said the other day in a conference in Raipur that Sri Lanka was an example of what happens when a country's politicians try to deflect a job crisis by targeting minorities. Your failures, your mismanagement should not be taken with pandemic as a reason. So with these words, sir, of course, had a lot, but with due respect to the chair, I thank you, sir. Thank you. So Suresh Reddy was former speaker, so he has experience of time management. Dr. K. Lakshman, 5 minutes. Maiden speech, but there is no maiden, as I told you. You have, Honourable Chairman. You have a bright future. At the outset, I would like to thank for giving this chance to speak on the subject price rise, first time in this August parliamentary. Sir, I hail from Telangana, but I have been given an opportunity to get elected from Uttar Pradesh as a Rajya Sabha. I am really grateful to my leadership, Modi ji and our President Narendra ji, for giving this chance. As a person from Telangana, it is my bounden duty to speak on behalf of Telangana people and to see that the interest of the Telangana and the welfare of the Telangana people to be talked here. And I would like to become the voice of the Telangana people in this August Rajya Sabha, sir. Because I am the first Rajya Sabha member from Telangana by a ruling party, which my party has given this chance. At the same time, I would like to take responsibility to see that how, being a Rajya Sabha member from Uttar Pradesh, how my government, under the leadership of Modi ji and Yogi ji, the double engine Sarkar, working day and night for the development and also the empowerment of downtrodden, weaker sections and poor of the society. Sir Chairman, sir, in spite of this pandemic situation, our visionary leader, Narendra Modi ji, entire world
facing the economic crisis, would be able to retain the inflation and able to control the price rise. So, I've been hearing from my co-parliament from Telangana, he's speaking about the price rise. I really fail to understand, and I feel they have no moral right to speak on price rise, because I would like to share some facts how these Telangana people are suffering due to the increase in the price rise. I would like to just take 3 examples, sir, with your due permission. As far as fuel charges are concerned, the union government reduced twice, not once, reduced twice, and also all the BJP ruled states also reduced the price rise right from 5 rupees to 15 rupees, lessening the burden of the common man to the tune of 20 to 25 rupees. I have seen in Uttar Pradesh for the last 1 year, it's almost 25 rupees to 20 rupees on petrol and diesel. The government has it. This is the concern of the government towards the common and the poor sections. Whereas in Telangana, our Chief Minister, Mr. KCR, proudly says that I will not going to increase a single paisa which the state collects in the name of VAT. I'm sorry, sir, the state government collects on petrol 35% as a VAT and 27% on diesel as a VAT. Altogether from 2014 to up to this 2022, this government has collected not less than 70,000 crores of rupees as a VAT. And unfortunately, the center which collects in the name of excise duty, the 41% share goes to state again. This is the Telangana government concerned towards the poor and the common man. When it comes to the increase of the land values, twice in a month, in a span of 5 months, the government has increased the land values. Not only land values increased up to 50 to 60% to make money out of that, and also they have increased the stamp duty from 6% to 7%. And market value of the land has also increased from 50 to 60%. So apart from this, the public transport, where common man relies on it, 50% of increase on this public common transport system, sir. To the tune of 5,596 crores is a burden. It's a burden on the common man, where this RTC. For information, the government itself is due to the RTC, not less than a tune of 17,202 crores, out of which 12,598 crores are due by this government itself. The government claims to be a surplus budget state, but unfortunately, now it's in the depths of 3.5 lakh crores. And our brother, the students who rely on bus pass, poorer sections and common man, now the bus pass has increased from 160 to 450 per month. This is the... Please. Sir, and my friend spoke a lot about this irrigation and concern towards this farmer, sir. Unfortunately, one by name, Kaleshwaram project. It was redesigned. It was a 30,000 crore project, enhanced to 1,20,000 crores. Already they spent 80,000 crores, but of no use. But due to the recent floods and rains, the entire... You have to conclude. Please. Their motor pumps were merged, and it is learned that hundreds of crores of rupees has to be spent for repair. It will take more than 1 year to get it repaired. This is the vision of our Chief Minister, where the public money, how it is being wasted. Sir, finally, I would like to just compare with the UP model of Telangana. मैं जब भी भ्रमण करता हूं उत्तर प्रदेश में, मैं जब चुनाव के समय में गया, जो निःशुल्क राशन जो मोदी जी ने 80 करोड़ आबादी को दिया जा रहा है, लगभग 3,50,000 करोड़ खर्चा कर हर महीना 5 किलो, वो हर महीना 5 किलो भी हमारा तेलंगाना सरकार 3 महीने से वो बंद किया, गरीब का पेट भरा। हमारा प्रधानमंत्री कोई गरीब भूखा पेट नहीं सोना, इसलिए मोदी जी के अलावा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने ये चावल के अलावा गेहूं, दाल, चीनी, तेल हर महीना 1 किलो नमक के साथ हर महीना 2 बार दिया जाता है। देश के अंदर किसी भी प्रदेश में इस तरह दिया ना जा रहा है। इसलिए आज
उत्तर प्रदेश हमारे जो डबल इंजन सरकार है, हमारे जो भी बीजेपी शासित राज्य है, हमारे गरीब और वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, किसान के लिए काम करने वाला है और गरीब का मित्र है मोदी जी। इसलिए आज तेलंगाना के लोग आज दबाव गए, आज बदलाव चाह रहे। जरूर हम तेलंगाना के आबादी को विश्वास दिलाते हैं, हम जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएंगे इसके लिए काम करेंगे। रेफरेंस प्लीज टेबल ऑफिस Secretary to take note that reference to Chief Minister by name will not go on record. That has been the practice. Only other things, of course. Telangana Chief Minister's name should not go on record. Now, Sri Ajit Kumar Bhuyan, 2 minutes. Almost all the other parties are completed. Thank you, 2 minutes. Honorable Chairman, sir. As I get a very short time, I will raise few points only. But I think touching of sub points is enough, as the government already knows everything and tragically enough hides everything. Sir, from flood to price hike, the people of my state Assam are suffering like hell, and the government goes with the same rhetoric. We cannot control price hike for these reasons. If you can give neither job nor food or relief from calamities like floods, why there is a government at all? This is my question. Sir, I cannot understand why the pathetic financial condition of the country and its people's financial penury is directly proportionate to the meteoric rise of a selected few. The most recent data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, Government of India show that rate of inflation in India in the month of July 2022 has been 7%, while that of food inflation has 7.75%. If we look commodity-wise, we will find that the rate of inflation has been as high as 17% in case of vegetables, 9% for oils, 8.6% for fish and meats, 10.39% for fuel and light, and 9.5% clothing and footwear. Sir, it should also be noted that the rate of inflation in the country has remained over 6% for quite some time now. For instance, if you consider the period since January 2020, the average rate of inflation in India has been 6.17% for the last 30 months. Sir, why the data of various reputed international organizations on India's development index differ from our government's data? This is my question. Now we are manipulating even statistics of our development, to whom we are lying actually. Sir, what is important here is to realize that in demand-constrained condition, particularly the condition arising out of the pandemic, inflation is only caused by increasing costs. A series of hikes in fuel prices, including petrol products and LPGs, have only aggravated the situation. Right, Ajit Kumar ji. Sir, 1 minute. The present inflation is thus triggered by faulty administrative decisions, but to control inflation, the government needs to have sufficient handles. We are falling, sir. The question is whether the government has sufficient handles to contain inflation. We are falling, sir. I just want to remind this House that if we do not do anything, it will be an endless backward Thank journey. you, Ajit. Thank you, sir. Honourable members, this short duration discussion is normally 2.5 hours. Because of the importance of the subject, on the request of members, I extended by another 1.5 hours, making it 4 hours. Now 4 hours are over. Now there are still some speakers left, and the minister has to give response to all these issues raised. So the House
is extended to sit beyond 6 o'clock till we complete the business today. The other speakers and also the response by the Honorable Minister. Please. Shri Sushil Kumar Modi. सभापति महोदय, जीएसटी को लेकर सदन में काफी चर्चा हुई है। यद्यपि सरकार ने बार बार कहा है। You have 10 minutes time. Keep that in mind. Okay. Sir, the government has reiterated. Sir, the government has reiterated repeatedly that it was a unanimous decision in the Fitment Committee, in the group of ministers, and even in GST Council. But some of my members from opposition, they're saying, no, we raised, we oppose this increase of GST. तो मैं केवल एक ही सवाल जानना चाहता हूं कि अगर आपने विरोध किया तो वोटिंग क्यों नहीं कराई? जीएसटी काउंसिल में वोटिंग का प्रावधान है। अगर आपने विरोध किया और आपकी बात को स्वीकार नहीं किया गया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने क्या वोटिंग के लिए फोर्स किया, कि आपने वोटिंग करवाई, और नहीं कराई तो क्यों नहीं कराई? सच्चाई तो यह है उपसभापति महोदय कि सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक राज्य के वित्त मंत्री ने यहां तक कहा कि कोई चर्चा की जरूरत नहीं है, इसको सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाए। और सभापति महोदय, मैं ये भी जानना चाहता हूं, अगर आपका विरोध है तो आपने नोटिफाई क्यों किया? ऑन 18th of July, each and every state, including Congress ruled or TMC or CPM, they have notified this increase of GST. तो आपने बंगाल में क्यों नोटिफाई किया? आप रोक देते कि हम नोटिफाई नहीं करेंगे। आपने केरल में क्यों किया? आपने तमिलनाडु में क्यों किया? तो आपने टैक्स इंक्रीज को नोटिफाई किया। इट मीन्स यू आर इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ जीएसटी रेट टैक्स, और अब आप कह रहे हैं कि हमने तो साथ नहीं दिया था। तो सभापति महोदय, बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आज भी लगता है, मैं तो ये कहूंगा, केरल के मुख्यमंत्री का बयान देखा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे। अगर हिम्मत है तो घोषणा करें, जो ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं कि इस इंक्रीज को अपने राज्य में लागू नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ऐलान करें। लेकिन सभापति महोदय, सबों ने लागू कर दिया और यहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। सभापति महोदय, और मैं तो आग्रह करूंगा, अगर आपको इतनी चिंता है गरीबों की तो ऐलान कीजिए कि रिइंबर्स करेंगे। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ रिइंबर्समेंट। They will not levy any tax from the consumer, but they will reimburse the tax to the dealer, to the shopkeepers. आप अनाउंस कर दीजिए कि रिइंबर्स करेंगे सभापति महोदय। और सभापति महोदय, और अभी भी समय है, आप अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में विड्रॉ करने का प्रस्ताव ला सकते हैं। इसके पहले भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में 300 से ज्यादा चीजों पर जो टैक्स इंक्रीज हुआ उसको वापस लिया गया। तो आप ऐलान कीजिए कि अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में और हम इस निर्णय को वापस लेंगे। सभापति महोदय, ये जीएसटी काउंसिल का फैसला है, ये केंद्र सरकार का फैसला नहीं है। केंद्र सरकार वहां मौजूद थी, केंद्र सरकार उपस्थित थी, लेकिन सर्वसम्मति से, चाहे वो कांग्रेस रूल हो चाहे टीएमसी हो, सभी लोगों ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया है। और सभापति महोदय, एक और आश्चर्य की बात है कि एक पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, जीएसटी को स्क्रैप कर देना चाहिए। हम अगर हमारी सरकार बनी तो नया जीएसटी लाएंगे। वो कहते हैं कि सिंगल रेट होना चाहिए। तो आप अगले मीटिंग के प्रस्ताव लाइए। आज तक आपने कोई प्रस्ताव लाया कि सिंगल रेट होगा क्या? चप्पल पर भी वही टैक्स लगेगा और मर्सिडीज कार पर भी क्या वही टैक्स लगेगा? अगर हिम्मत है तो अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में ब्रिंग अ रिजोल्यूशन that there will be no four slab of taxes, but there will be only one slab of taxes. लेकिन सभापति महोदय, वहां तो सर्वसम्मति से आपने निर्णय कर दिया और यहां पर आप विरोध कर रहे हैं। इनको सभापति महोदय विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और सभापति महोदय, जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, ये आयातित महंगाई है। इसे ये देश की अर्थव्यवस्था के मिसमैनेजमेंट के कारण पैदा हुई महंगाई नहीं है, ये इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये जो इन्फ्लेशन है
India's import dependency is a Congress legacy. मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, अगर आजादी के 75 साल के बाद भी अगर 85% क्रूड ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो क्या आप इसके लिए जिम्मेवार नहीं है? क्या अगर खाद्य तेल, क्या अगर पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, अगर हमको आज 60% एडिबल ऑयल अगर इंपोर्ट करना पड़ता है, तो आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट न करना पड़े? सती महोदय, 58% नेचुरल गैस हम इंपोर्ट करते हैं। 75 साल में आपने क्या प्रयास किया कि इंपोर्ट नहीं करना पड़े? सती महोदय, फर्टिलाइजर 60% फर्टिलाइजर हम इंपोर्ट करते हैं। और आज जो सारी महंगाई है ये 3F के कारण है, फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर। ये तीनों फ्यूल, फूड, फर्टिलाइजर, और ये तीनों चीज है जो हम विश्व के बाजार से आयात करते हैं। और सती महोदय, 3R, रशिया, रेट एंड रेसेशन, ये रशिया, रेट और रिसेशन, ये तीन बड़े कारण हैं जिसके कारण सती महोदय और ये स्थिति यहाँ पर और पैदा हो रही है। सती महोदय, मेरे पूर्व के लोगों ने विस्तार से जिक्र किया है कि अमेरिका में इन्फ्लेशन कितना है, 400%, 400%, 2% था, दैट इज इंक्रीज टू 9.1%। सती महोदय, कनाडा में कितना है, 8.1%। यूके में कितना इन्फ्लेशन है, 9.4, and that is going to be increased to 11% in the coming days. सती महोदय, और पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरे दुनिया के अंदर आंदोलन हो रहा है। सती महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा, इंग्लैंड के अंदर रेलवे की स्ट्राइक हो गई वेजेस को बढ़ाने के लिए। जिम्बाब्वे में नर्सेज ने स्ट्राइक कर दिया। बेल्जियम के अंदर वर्कर्स की स्ट्राइक हुई। साउथ कोरिया, स्पेन, पेरू, अफगानिस्तान, येमेन, म्यांमार, हैती। सती महोदय, ब्रुसेल्स, लेबनान, इराक, केन्या, तुनिशिया, बुर्किना फासो, दुनिया के 50 से ज्यादा देशों में महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर आ गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का कमाल है कि उन्होंने महंगाई को नियंत्रित करके रखा। आपके प्रयास के बावजूद कोई सड़कों पर नहीं आया, कहीं कोई प्रदर्शन ही पॉलिटिकल पार्टीज के प्रदर्शन के अलावा कहीं जनता सड़कों पर नहीं आई, क्योंकि जनता को मालूम है कि ये महंगाई यूक्रेन के कारण है। जनता को मालूम है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता तो भारत में फर्टिलाइजर का दाम नहीं बढ़ा होता। जनता को मालूम है सब्ती महोदय कि अगर जनता को ये मालूम है कि फ्यूल से लेकर बाकी चीजों का, आपने 10 मिनट समय दिया था ना? नहीं, अभी पार्टी ने कम कर दिया, 7 मिनट दिया। अरे तो आपने बोला कहा कि कम कर दिया, आपने कहा 10 मिनट, तो मैं 10 मिनट बोल रहा था। सती महोदय, इसलिए मैं चेयरमैन साहब ने 10 मिनट कहा था। तो सती महोदय, मैं केवल आपसे यही कहना चाहूंगा सती महोदय कि ये जो महंगाई है, वो चाहे फर्टिलाइजर की महंगाई हो, चाहे नहीं, फर्टिलाइजर का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ा, लेकिन हमने भारत के किसानों को बढ़ने नहीं दिया, सब्सिडी दिया। हमने 62,000 करोड़, हमने सती महोदय, हमने 62,000 करोड़ की सब्सिडी दी है, नई सब्सिडी। और अब सरकार ने ऐलान किया कि 2025 के बाद हम यूरिया को इंपोर्ट नहीं करेंगे। ये हिम्मत है भारत सरकार की कि 2025 के बाद हम यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे 40,000 करोड़ की बचत होगी। सती महोदय, हम जो यूरिया का इंपोर्ट नहीं करेंगे। और सती महोदय, हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, मैं सदन को बताना चाहूंगा। ये जो यूरिया है उसका प्राइस है 2,450 और हम कितनी सब्सिडी दे रहे हैं, 2,183, यानी 2,450 रुपए की यूरिया केवल 266 रुपीज में हम किसानों को दे रहे हैं। डीएपी का दाम है 4,073 और हम दे रहे हैं केवल 1,350 रुपए में। एनपीके का दाम है 3,291 और हम दे रहे हैं केवल 1,470 में। हम एमओपी का दाम 2,654 रुपीज है, हम दे रहे सती महोदय केवल 1,700 रुपए के दे रहे हैं। सती महोदय, अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते सती महोदय, तो आज भारत में जो महंगाई की दर 7% है, मैं दावा करता हूं ये 20% पर पहुंच गई होती है, 20% पर पहुंच गई होती। सती महोदय, समय नहीं है, मेरे पूर्व के लोगों ने आंकड़ा दिया है
यूपीए के समय में क्या हुआ, इन्फ्लेशन का रेट क्या था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट क्या था, टेम्पर टेंट्रम के समय इन्फ्लेशन का रेट क्या था, और हम तो आज 7.01 पर है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सती महोदय, अब यूक्रेन से सनफ्लावर का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है, अब यूक्रेन से गेहूं का एक्सपोर्ट प्रारंभ हो गया है। और ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने, ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान और अमेरिका की बिना परवाह किए, सैंक्शन की बिना परवाह किए, और रूस से केवल कच्चा तेल नहीं तो रूस से फर्टिलाइजर, रूस से कच्चा तेल और रूस से अन्य चीजों को मंगाकर और सस्ते दाम पर मंगाकर गरीबों को देने का काम किया है। महोदय, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। इसे मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर और महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयास किया है, प्रोएक्टिव पॉलिसीज बनाई हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी हम महंगाई को 7% से आगे नहीं जाने देंगे। सती महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राधा मोहन दास जी, डॉक्टर राधा मोहन दास, डॉक्टर राधा मोहन दास, आई हैव कॉल्ड अप स्पीकर ऑलरेडी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं अपनी बातें 4 बिंदुओं पर आपके सामने। अच्छा, अंडर व्हाट रूल? Under 261, sir. Yes. What is the rule? Sir, this is defamatory to Maharashtra when honorable member was saying that nobody opposed anything in the GST Council when Maharashtra has written an open letter saying that this GST he is not talking about open letter. He is talking about council. How can he say? Council में council का बात कर रहे हैं, लेटर की बात नहीं कर रहे हैं। लेटर में या हाउस में जिक्र करने की बात नहीं कर रहे हैं। GST Council was Maharashtra has written point of order is ruled out. It doesn't come under any rule. बोले। नहीं, माननीय उपसभापति महोदय, महंगाई की इस महत्वपूर्ण बहस पर मैं 4 बिंदुओं पर अपनी बातें रखूंगा। क्या यह महंगाई पहली बार भारत में आई है? क्या भारत के भाजपा शासित राज्यों और गैर भाजपा राज्यों के बीच में महंगाई एक सी है? क्या भारत का विकास इससे प्रभावित हुआ है? और महंगाई को लेकर ये तथाकथित नेता ज्यादा समझदार हैं या इस देश की जनता ज्यादा समझदार है? महोदय, 75 साल के शासन में पहले 27 साल कांग्रेस का शासन था और महंगाई की दर 13% से लेकर के 28% तक थी। फिर बीच में जनता पार्टी का शासन आया, महंगाई की दर खींच करके जनता पार्टी ने 2.52% ला दिया। फिर कांग्रेस की शासन आ गई और तकरीबन 15 साल कांग्रेस का सरकार रहा और महंगाई फिर बढ़ करके 10% से लेकर के 11.35% हो गई। उसके बाद फिर अटल जी की सरकार आई और अटल जी की सरकार में महंगाई 99 में 4.67, 2000 में 4.01, 2001 में 3.75, 2002 में 4.3, 2004 में 3.77। यानी फिर भाजपा की सरकार आते मान महंगाई घट गई। फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बन करके हम लोगों के बीच में आए। 2009 में 10.88% महंगाई थी, 2010 में 11.99% महंगाई थी, 2011 में 8.91% महंगाई थी, 2012 में 9.48% महंगाई थी, 2013 में 10.02% महंगाई थी। ये एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के दौरान इस देश की महंगाई थी। और फिर आए चाय बेचने वाले हमारे प्रधानमंत्री, जिन पर आज पूरा देश गर्व करता है। कबीरदास ने लिखा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होए, 2.5 आखर पीयू का, पढ़े तो पंडित होए। गरीबों के बीच में जीने वाले उस मोदी ने महंगाई को 2014 में 6.77, 2015 में 4.91,
2016 में 4.95, 2017 में 3.33, 2018 में 3.94, 2019 में 3.75 और 2021 में 5% कर दिया। यह कार्यकाल था माननीय मोदी जी का, पिछले 8 सालों का ऐतिहासिक कार्यकाल है। मैं अपने छात्र जीवन में सुनता था, जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है। अब समझ में आता है, ये आंकड़े बताते हैं कि सच्चाई क्या है। अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज, आज के दिन जो वर्तमान की महंगाई है, उत्तर प्रदेश में भाजपा का शासन, महंगाई 6.7, देश का एवरेज 7.1, उत्तर प्रदेश में 6.7%, उत्तराखंड में भाजपा का शासन, महंगाई की दर 6.04%, मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन थोड़ी सी ज्यादा है, महंगाई 7.16%, बिहार में भाजपा की सम्मिलित सरकार, महंगाई है 5.97%, और गैर शासित भाजपा राज्यों में तेलंगाना 10.05, पुडुचेरी 10.09, राजस्थान 7.79, उड़ीसा 7.71, आंध्र प्रदेश 8.63, लक्षद्वीप 9.6, महाराष्ट्र अभी हमारी सरकार के पहले का यह आंकड़ा है 8.52। यानी देश में 7.1 महंगाई के बावजूद इस देश में जितने भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत कम है, और जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं सब में महंगाई बहुत ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात मैं आंकड़ों से ही कहूंगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, दुनिया में विकास की दर 4.8%, अरब देश में 1.6%, पूर्वी एशिया और जापान में 5.5%, लैटिन अमेरिका और कैरेबिया में 5.8%, यूके में 7%, यूएसए में 5.5%, रूस में -2.8%, इटली में 7.3%। अध्यक्ष महोदय, भारत की विकास की दर 22 मार्च 2022 के वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में सबसे अधिक 7.9% की रिकॉर्ड है, और यह वर्ल्ड बैंक की ऑफिशियल रिपोर्ट है। और अंतिम बात, महंगाई इनको दिखती है, जनता को नहीं। कारण क्या है? वर्ल्ड बैंक मैंने बताया आपको, अब सुनिए, पढ़िए, थोड़ा बहुत सोच खोज लीजिए। मैंने बताया आपको वर्ल्ड बैंक, फिर भी आप न पढ़ना चाहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और अध्यक्ष महोदय, आप चेयर को मोदी जी सरकार में आए थे, प्रति व्यक्ति आय 2015 में 86,000 रुपए थी, 2016 में बढ़कर के 94,000 हुई, 2017 में बढ़कर 104,000 हुई, 1,04,000, 2018 में बढ़कर के 1,14,000 हुई, 2019 में 1,26,000 हुई, 2020 में 1,35,000 हुई, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं भारत की प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 है। इस कार्यकाल में हमारी आय पिछले एक साल के मुकाबले 18% बढ़ी है, और मोदी जी के कार्यकाल में 80% बढ़ी है। महंगाई 7% है, महंगाई में फूड का इन्फ्लेशन मान लेता हूं 14% है। आय की इनकम पिछले एक साल की 18.5% है, और यही कारण है हमारे देश के नागरिक इस बात को जानते हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो अनवरत इस बात के लिए काम करता है कि कैसे इस देश के गरीब नागरिक को उसकी गरीबी का एहसास न हो जाने दिया जाए। दुनिया आज मोदी इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रही है। कौन सा वो तरीका है? कोरोना में इतनी समस्या आई, इस देश का एक भी गरीब निकल करके सड़क पर नहीं आया। खर्चे सिर्फ अनाज के नहीं होते, खर्चे मकान के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे बिजली के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे पढ़ाई के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे इलाज के होते हैं जो मोदी जी ने दिया, खर्चे अनाज के होते हैं जो मोदी जी ने इतना दिया कि लोग अपने घरों में रख नहीं पा रहे हैं। मैं इस पूरी बहस को एक शुद्ध राजनीतिक बहस करता हुआ कंडेम करता हूं। धन्यवाद। श्रीमती गीता एलियट चंद्रप्रभा। गीता जी बोलिए।
दीजिए आप बोलिए। कि धन्यवाद महोदय कि महंगाई मिस्टर जॉन बुटर में चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं दो सप्ताह से मैं देख रही हूँ कि लगातार सदन विपक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, जबकि हमारी सरकार लगातार महंगाई पे चर्चा करने के लिए तैयार थी। फिर भी 2 सप्ताह हुए सदन नहीं चलने दिया। महंगाई का रोना रोते इनको स्पष्ट दिखाई दे रहा कि सदन में कितना खर्चा होता है चलने को, उसके बाद भी चलने नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से मैं सदन को मजबूरन में होके मैं सदन को कुछ आंकड़ा रखना चाहती हूँ। अभी हमारे भाई ने रखे हैं, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन ये सच बात है। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये आंकड़ा भारत सरकार के नहीं, ये आंकड़ा विश्व बैंक के हैं, जो मैं आपके समक्ष में रखना चाहती हूँ। नंबर कम से कम इसलिए विपक्ष के बंधुओं को कम से कम इस आंकड़ों पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आदरणीय, मैं हमारे भारत के गौरव आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में जब प्रधानमंत्री बने, उस समय महंगाई के आंकड़ा 13.2% मिली थी उनको, पर उतनी कितनी विषम परिस्थितियों में भी आदरणीय अटल जी ने उन चुनौतियों को स्वीकारा और 1998 के बाद वाजपेयी जी ने अपने अच्छी कार्यशैली अच्छे तरीके से प्रतिवर्ष उन्होंने कम किया। मैं दोहराना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जब 1998 में 13.2 महंगाई की दर मिली और उसके बाद 2004 में उन्होंने 3.7 पॉइंट की दर से महंगाई को छोड़ा। महोदय, इन आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अटल जी की सरकार बनने से पहले देश महंगाई की मार में जूझ रहा था। देश के लोग महंगाई से मर रहे थे। उसके बाद भी प्रतिवर्ष जिस तरीके से मैंने देखा, अभी आंकड़े देखे कि जब 2004 के बाद आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो 3.7 पॉइंट से बढ़कर इन्होंने जब आदरणीय देश के लाल को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने 11% दर की महंगाई को छोड़ा था। इससे स्पष्ट होता है कि महोदय, इन 10 वर्षों में महंगाई न सिर्फ बढ़ी बल्कि इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। आदरणीय, आप खुद समझिए सभापति महोदय कि 3.7 से और 2013 में 11% की दर से जब छोड़ा तो उसके बाद उनकी नीतियों को स्पष्ट दर्शाता है। और मैं इस सदन के माध्यम से ऐसे गरीबी में जीवन यापन करने वाले देश के लाल को नीतियों को सुधार करने का उनके हाथों में जब अवसर आया तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2014 से लेके और अब तक उन्होंने विषम परिस्थितियों में 2020 में कोरोना जैसी महामारी आने के पश्चात भी देश में लॉकडाउन लगा और आर्थिक गतिविधियां कई महीनों तक ठप रही। कितने लाखों लोगों की आजीविका में असर पड़ा, लोगों को व्यापार ठप हो गए, लोगों की नौकरियां चली गईं तथा लोगों की बचत रोजमर्रा की चीजों में जुटाने में खर्च हुआ। इसके पश्चात भी 2020 में हमारी सरकार ने महंगाई की दर 6.6% से बढ़ने नहीं दी। इससे स्पष्ट हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कितने संवेदनशील हैं। इस बार अनेकों आप सभी लोग जानते, विपक्ष के साथी भी जानते। अभी मैं देख रही थी आदरणीय शक्ति सिंह जिस तरीके से आरोप लगा रहे, बहन रजनी जी आरोप लगा रही थी। मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आप स्वयं जानते हैं कि इस बार अनेकों अंतर्राष्ट्रीय विषयों जैसे यूक्रेन युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मंदी, अनेकों अन्य विषय रहे जिनका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ी। इसके पश्चात भी इस वर्ष महंगाई की दर 7% से ज्यादा नहीं हो रही है। इसलिए स्पष्ट समझ मैं अपनी प्रधानमंत्री जी को पुनः यहाँ से आभार व्यक्त करती हूँ कि देश के नागरिकों के लिए वो कितने संवेदनशील हैं, जिन्होंने
अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था को बरकरार रखते हुए उन्होंने समूचे विश्व को मंदी में जूझ रहा हमने कमजोर आर्थिक नीति के कारण श्रीलंका की स्थिति को भी देखा है। पिछले 7 वर्षों में सरकार द्वारा बनाई गई मजबूत आर्थिक नीतियों के कारण आज देश को इस विपरीत समय में भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि जब सारा विश्व मंदी से परेशान है तब भारतीय अर्थव्यवस्था की दुनिया में सबसे तेज से गति बढ़ने में अनुमान लगाया गया है और ये आंकड़ा कोई भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। मैं आज विकसित देश भी हैरान है कि भारत की इस प्रकार से इन वैश्विक चुनौतियों से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाकर किस गति से आगे बढ़ रहा है। 2022 और 23 में हमारी अर्थव्यवस्था 9% दर से आगे बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। मुझे 10 मिनट दिया गया था सर। नहीं, अभी समय कम कर दिया गया है, आपको 60 मिनट है, आप चलो आप समाप्त कीजिए। अब वही महोदय, आंकड़े भी भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े नहीं हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े हैं। परंतु इस बात को कांग्रेस समझने को क्यों तैयार नहीं होती है कि क्योंकि उनके नेताओं द्वारा लगातार एक परिवार शास्त्र पढ़ा जाता है तो इसलिए वो अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र सब भूल गए हैं। वो लगातार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए उनका सिर्फ एक उद्देश्य रहता है, किसी न किसी प्रकार को सदन को चलने न देना। महंगाई की कभी जीएसटी, कभी अग्निवीर, कभी ये कभी वो, लगातार पूरे देश को गुमराह करने का काम करते रहते हैं, जिसका सीधा लाभ महोदय जीएसटी देश का सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसका सीधा लाभ आम लोगों को पहुंचता है। अगर जो जीएसटी से ना होता तो मुझे लगता है कि इतनी महामारी में भी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जरूरतमंदों को राशन नहीं पहुंचता। तो इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूँ। समय कम है, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगी, विपक्षियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि अब आपके द्वारा समय समय पर लगाए जा रहे बेबुनियाद विषयों को छोड़कर एक संवेदनशील विपक्ष की भूमिका निभाते हुए देश की प्रगति में आप सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सरोज पांडे जी। देख, सरोज पांडे जी बैठी है। अच्छा, so now in the end I think that it will be the last speech. Ram Gopal Yadav. ये कैसे रहते? श्रीमान, मुझे उम्मीद थी कि इतने झगड़ा झंझट के बाद जब महंगाई पे चर्चा हुई तो उसका रिजल्ट कुछ अच्छा निकलेगा, लेकिन सत्ताधारी दल की तरफ से जिन विद्वान साथियों ने तर्क संगत और अपने आंकड़ों के साथ भाषण दिया, उससे हमें ये लगता है कि इसका कोई अच्छा रिजल्ट निकलने वाला है नहीं, क्योंकि आंकड़ों से जो आधे पेट भूखा बैठा हुआ व्यक्ति को पेट नहीं भर सकता उसका। इस देश की जनता ने हमेशा यहां बजट के दौरान, आज नहीं पहले से भी, आंकड़ों के मकड़ जाल में ही जनता को फंसाया गया और वास्तविकता धरातल पर बिल्कुल डिफरेंट रही। इसलिए ज्यादा टाइम नहीं, मैं कुछ ज्यादा कहना भी नहीं चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर वास्तविकता को जानना चाहते हैं
तो कभी सुबह 5 बजे जग के सड़क पर जाइए, पृथ्वीराज रोड, मोतीलाल नेहरू रोड वगैरह, अब तो सड़क के किनारे झाड़ू लगाने वाला है, उससे पूछिए कि महंगाई का क्या दर्द होता है। यहां बैठे हुए ज्यादातर लोग नहीं समझ सकते हैं। उन गरीब लोगों से जब पूछेंगे जाके तो मालूम पड़ेगा कि महंगाई क्या चीज होती है। उन माताओं से पूछिए जो अपने बच्चों को दूध नहीं दे पा रही। मैं तो एक कार्टून देख रहा था कल, तो एक बच्चा कह रहा है, बच्ची कह रही है, निर्मला दीदी आपने मेरी पेंसिल और शार्पर का भी दाम बढ़ा दिया और मेरा मैगी का भी दाम बढ़ा दिया जीएसटी लगा के। तो जिन पे बीतती है वो जानते हैं कि क्या है ये महंगाई की स्थिति। ये सही है कि महंगाई तमाम कारणों से बढ़ती है। तो मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहूंगा कि ये तो कम से कम स्वीकार करना चाहिए कि महंगाई बढ़ रही है। उसका जस्टिफाई मत कीजिए कि दुनिया में ऐसा है इसलिए हिंदुस्तान में भी ऐसा है। जस्टिफाई करने का कोई औचित्य नहीं है। जब महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, रुक नहीं रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं न कहीं गलती है अर्थव्यवस्थापन में, कहीं न कहीं गलती है। आप उसकी व्यवस्था को सुधार सकते हैं, बड़े लोगों पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, गरीबों से हटा सकते हैं। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो जीएसटी जो बढ़ाई है कम से कम उसको विड्रॉ करने की जरूर घोषणा करें। कुछ तो मिले लोगों को। बड़े लोगों में बढ़ा दिए, तमाम लोगों को राहत दे रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी की जा रही, गरीब लोगों के टैक्स बढ़ रहे हैं, उन्हें बढ़ाइए, गरीबों का कम कीजिए। ये है। और जब वरना इस चर्चा का कोई लाभ नहीं है। हमेशा जवाब, हम जानते हैं आप क्या जवाब देंगे। आपको जो जवाब देना था वो आपके सदस्यों ने दे दिया जवाब, कुछ मोदी जी ने पूरा दे दिया। कुछ छोड़ा ही नहीं। मंत्री जी क्या बोले? सुशील मोदी जी है। मोदी जी यहाँ तो वही मोदी जी है। अच्छा हाल और लोगों ने जो मोदी जी का नाम, मैं एक और राय देना चाहता हूं आप लोगों, हर काम में मोदी जी का नाम मत दिया कीजिए प्रधानमंत्री। कल कहीं कोई काम बिगड़ा तो आप उन्हीं को फिर दोषी ठहराएंगे क्या? कुछ तो गुंजाइश छोड़िए अपने नेता को बचाए रखने के लिए। पता चला खराब स्थिति हुई तो निर्मला जी जिम्मेदार, अच्छी स्थिति है तो मोदी जी जिम्मेदार। तो ये अपने नेता को सुरक्षित रखने का भी काम किया कीजिए। हर बार हर मामले में नेता का नाम मत सीधा कीजिए, हर एक में। मुझे कुछ नहीं कहना है, बहुत कुछ लोग बोल चुके हैं। एक ही प्रार्थना करनी है कि माननीय मंत्री जी जवाब दें तो जीएसटी को जो बढ़ा हुआ है, गरीब लोगों पर बढ़ा है, आम चीज बढ़ा है, इसको विड्रॉ कर लीजिए, कुछ बड़े लोगों पर बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री राम जी 2 मिनट। धन्यवाद उपसभापति महोदय। क्योंकि 2 मिनट का समय है तो अपनी बात को संक्षिप्त में रखना पसंद करूंगा। और इस सदन में मैं सुषमा जी की एक बात को मैं कोट कर रहा हूं कि अभी कई सारे सांसदगणों ने, कई सारे लोगों ने बात को रखा और सभी लोगों ने इंटरनेशनल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। यहां पर देश की जो गरीब जनता है, आदिवासी है, चाहे वो दलित है, जो गांव में रहता है, डेली मजदूरी करता है, वो इंटरनेशनल आंकड़ों को नहीं जानता। उन्हें ये मालूम होता है कि आटा का भाव कितना है, दाल का भाव कितना है, आज तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल कितना महंगा हो गया। जो जरूरत का सामान है उसको देख करके वो लोग बोलते हैं। तो इन आंकड़ों के जाल में अभी प्रोफेसर जी ने बात भी रखी कि आज आम आदमी इस दौर में महंगाई के जाल में और सरकार के आंकड़ों के मकर जाल में फंसा हुआ है। ये हमने नहीं कहा है, सत्ता पक्ष के जो लोग विपक्ष में बैठे हुए थे तब इन लोगों ने इसी बात को कहा था। और आज मैं आपके सामने की बिल दिखा रहा हूं आपको, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार, जो केंद्रीय उपभोक्ता भंडार का बिल है, 841 रुपए का सामान खरीदा गया और उस पर 84 रुपए का इस पर टैक्स लगा हुआ है, जिसपे दाल है, साबुन है, जरूरतमंद का सामान है। वहां टीवी फ्रिज नहीं मिलता है, केंद्रीय उपभोक्ता भंडार पे वही सामान मिलता है जो डेली यूज में होता है। मानिए कि एक गरीब आदमी अगर 841 का सामान खरीदेगा तो 84 रुपए का टैक्स उसको देने का काम करेगा। श्रीमान जी, मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि गरीबों की थाली से रोटी छीन के अमीरों को मलाई खिलाना बंद कर दीजिए। इससे देश का भला नहीं होने वाला। इस देश का भला नहीं हो सकता। अगर आप कुछ दे सकते हैं देश को तो आप एजुकेशन को फ्री कर दीजिए,
फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो आपको फ्री देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल लोकसभा के अंदर शायद एक सांसदगण ने बोला फ्री फंड का देते हैं। ये सरकार की उपलब्धि नहीं होती है। फ्री फंड का देना, फ्री बीस कोई सरकार की उपलब्धि नहीं है। आपकी उपलब्धि तब होती है जब आप आवाम को इतना ताकतवर बना दो कि वो महंगी से महंगी चीजें खरीद सके। इतनी ताकत बना दीजिए। आप एजुकेशन दीजिए, उसके लिए रोजगार परक अवसर उत्पन्न कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक उसको खरीदना शुरू कर देगा। इसलिए श्रीमान जी, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाए। और अभी श्रीमान जी 2 मिनट ही हुए हैं, आपने सबको 2 मिनट ही आपका टाइम है, प्लीज। ठीक है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात को। मैं आपके माध्यम से सरकार से मेरा निवेदन है, आपसे निवेदन है कि जो आटा, दाल, चावल, जो रोजमर्रा की जो जरूरतें होती हैं, गरीब आदमी और आम आदमी जिस तरह से अपनी मजदूरी करके पेट चलाता है, उसको ध्यान रख करके इसको बैक कर लिया जाए। इससे जीएसटी जो दाल, आटा, दूध, गेहूं जो भी लगाया गया है, इससे खत्म कर दिया। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद। धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर, प्लीज। Thank you very much, sir. I thank all the members who have gone into great detail in speaking about the issue. In fact, I would like to start by saying I'm indeed happy to be able to stand up here and give the reply for this debate. And actually, but for the COVID which hit me, I would have been here the first day when the debate should have started. And from my party and from the government, I would like to assure every member in this House that debates, particularly on such topics, we have always been keen to participate and respond because we strongly believe in parliamentary democracy, and I have personally never been against giving replies, and sometimes I probably do it a bit more than what is expected of me because I go to the extent of trying to answer every point raised, which sometimes can mean a longer session, sitting and hearing more of the minister's reply. But let me assure this House that debates are definitely something which we respect and want to participate, and I'm glad today that we've had this debate, and I'm here to respond to what the members have spoken about. Many of our members seem to have heard what I have spoken in the Lok Sabha yesterday. So on many of the points, although they have been raised here, I would not elaborate too much. Of course, in honor of the member who's raised it, I will respond somewhat, but they have heard me on many of those issues in great detail, having spoken in the Lok Sabha, so I'll try to keep it crisp on some of these points. Sir, I started there, and I would like to start here as well to say that Indian economy, compared to the situation prevailing in many of our peer groups and compared to the situation in many of the developed economies, is definitely much better. But that does not mean that we are running away from saying, because, like some of the members have said, imported inflation, and because of the imported supply chain related problems and global commodity prices, we are being impacted. These are realities, and we are here to answer and discuss on them. Nobody is saying, or nobody is in a denial about price rise. I mean, even Professor Ram Gopal Verma spoke, and he's not here now, but, Ram Gopal Yadav ji, sorry, thank you for correcting me. He said, no, धरातल में जाकर देखिए, numbers नहीं. Numbers भी देखेंगे, धरातल में क्या हो रही है वो भी देखेंगे. हम भाग नहीं रहे. और ये भी सच्चाई है कि numbers के मुताबिक भी हमारे inflation rate का एक बैंड रहता है. 4 is the median point, -2 or +2 is what is normally accommodated. And we are at 7 with some effort. Or it can be slightly more than 7, but we have made sure that the Reserve Bank and the government put together are taking enough steps to make sure that it is kept at 7 or below, ideally below 6.
the band. So nobody is denying. And therefore, when we say, look at the world where some countries are experiencing inflation which they have not seen in 40 years, 35 years, 27 years, it doesn't mean that we are saying there's no inflation in this country. So, it becomes very, very haranguing. That's not to say about you. If the debate constantly is only attributing things which we have not even said. So let's please, both on data and on Dharatal, thank you very much, Professor Ram Gopal Yadav, constant interaction with people who are affected is giving us inputs, and based on which we are having a targeted approach from the pandemic until today when the recovery is going on. And through the targeted approach, we are reaching sections which so desperately need that help. Of course, yes, you can do a lot more. Nobody's denying that. But that doesn't mean we are saying, no, we won't do anything at all. And also this very impressive narrative which can go on, oh, you've collected so much from the fuel excise duty and the cesses, and you're sitting with it, and the poor person is not being given any help. I'm sorry. I will list out, and I will definitely list out what for the poor person even today we are doing, and we love to do more. That's not to say, oh, you gave 50 people, you don't want to give the 51st. No, we will give. But to think and attribute to us that you're not doing anything for the poor, I'm sorry. And approach that, you have never done anything for the poor, you're always for Adanis and Ambanis, I'm sorry, I'm compelled to take the names here, is absolutely politicizing a debate which is so necessary for the country. So necessary for the country because all of us together, some of us in our states, some of us as members of parliament in our respective constituencies, are working to make sure that the poor's voice is heard. We are trying to reach out. Some of the schemes which don't go down to the ground, we are making sure that is given to them. Each one of us are contributing in this recovery process. And this recovery process is not purely on economic recovery, also because of the pandemic. And I'm glad the health minister is also here about the efforts taken for vaccination, which is so critical for the economy as well. Every member has been keen to know about it, and we've been constantly giving data to prove that everybody is in it, so that the economic recovery can happen. So I appeal to the August House that we speak both on facts and on the Dharatal. It's not as if we are only throwing data at people. In fact, most of the times we are accused of giving data which is not right. So, I'm definitely emphasizing that comparing with many of our peer group nations, emerging economies, or even looking at some of the advanced economies, India's position. Let's be somewhat comforted by the fact that our macroeconomic fundamentals are strong. It's all very well for us to be told, no, you should do some more here, some more there. But if you're denying that the macroeconomic fundamentals are not strong, I'm sorry, you're not going to be taken seriously. Not by me. I will take you seriously. You're a member of parliament. I'll honor you. But let's talk on what's actual and not what is generated, I don't know by who. So, with that, I just want to highlight one of the points which is important, because we have a temptation to compare, and that's not wrong. Please do compare with our neighbors, with economists which we thought are better than us. Probably they were, and you wanted to tell us that they are better and why are we not. All that is fine. But please don't forget that today, the very same economies which were quoted to us, saying they are doing much better, India is not, because their policies are a lot more friendly for industry. I'm sorry. I'm not reveling in countries which are suffering today. I honestly do want every one of our neighbors, some of whose name I'll take here, to be better off, to be able to perform well,
But today's situation, the reality is that some of these countries which have been quoted to us earlier, for one index or the other index, they are better than us, you're not. Look at the reality, please, honourable members. Bangladesh, about which we are periodically quoted, and we have great friendly relations with Bangladesh, and I'm happy for it. And there was a time when we were quoted repeatedly saying Bangladesh is doing well, you're not. But even on a parliament question reply on 1st August yesterday, I have given the data of what is the comparison which has got to be there. I just want to read it out. The per capita GDP at PPP in 2013 of Bangladesh was 3,143 international dollar, as they say it, but it is US dollar. But the same 2013 India per capita GDP PPP was 5057. 3143 versus 5057. And in 2021, sir, when we are repeatedly reminded saying, you know, Bangladesh is doing it. Even if they do well, very well. But I want to give you the number. In 2021, Bangladesh per capita GDP at PPP is 6613, whereas ours is 7334. So please do quote, but quote with facts. And the same Bangladesh today, and again I'm underlining this point, I'm not quoting miseries here, but because repeatedly we have been told, oh, you're next Sri Lanka. Oh, you're not anywhere near Bangladesh. But please, let's understand the whole story everywhere. Bangladesh today is seeking from IMF 4.5 billion because they have balance of payment problems. And when I say when our macroeconomic fundamentals are strong, please, let's recognize that our macroeconomic fundamentals are strong. Sri Lanka, of course, is asking for 3.5 billion to the IMF. Pakistan in total is asking in different stages for 7 billion from the IMF. There are times when we have also been told, oh, in India the petrol price per litre is this, but look at our neighbour Pakistan, look at our neighbour Sri Lanka. That's the rate, they are far lower than you. Let's consider it in a holistic way rather than piecemeal saying you are this, we are that, they are there. No. Today's economic distress throughout the world being what it is, let's look at it holistically rather than just throwing one astra here so that, good, I've done my job. No, please. This is a very serious business. And all of us are honestly members of this House who will have to look at very seriously what kind of things can be done so further we are able to improve the lot of our people. Now I go to specific points raised by honourable members because I would like to answer them. I'm not going to get into greater details of other things which govern the macroeconomic situation. The first speaker, Enamaram Karimji, had raised few things which I think were not based on facts. I would want to correct them. He spoke about bank checks. I would like to say there is no GST on withdrawal of cash from bank. There's no GST, please. And today on very many things I will say there is no that. On the GST, sir, because the more I listen, I'm worried that I'm coming, one after the other. More I listen to issues related to GST, I have a concern that probably information is not reaching, the right information is not reaching, and as a result there's quite a lot of misconception. And I would today attempt to clear some of these misconceptions. So that was, first of all, no GST on withdrawal. Specifically on the checkbooks. GST has been imposed on the bank checkbooks when banks buy it from the printers of the checkbooks, because banks will have to buy it in bulk. And from them, when they obtain it, because banks don't print their checkbooks, they buy it and from the printers, and the printers
After all, for the paper, after all, for the machine, after all, for many other things that they have and the services that they are paying GST for those inputs with which they manufacture the checkbook and supply to the banks. So for them, there is a tax GST because they already are paying input tax for many of these items. So the stream till the consumer, because it's a consumption-based tax, will have to keep settling tax dues at every level. So that is what is before you, Honourable Member Karim. So I want you to kindly take into cognizance that as regards the consumer or the bank client who takes the money, withdraws the money, there is no charge on him. It is the bank which purchases from the printer for whom there is a GST. Otherwise, the bank will end up having to the printer will end up with at a lesser cost he gives the banks, and the input tax credits will get accumulated. And I elaborate on the fact that the bank, when you go withdraw cash, 5 free transactions from your own bank's ATM and 5 from an ATM of a different bank you can draw without any charge. They are free transactions, so 10 in total. And in 3 banks, I think, transactions are limited to 3 and not 5 because in 6 metro cities there are difficulties, and instead of 5 they give for 3. However, for small, no frills, basic saving bank deposit accounts, which are what the common small and middle class families use, they are still permitted to 5 free transactions even in metro cities. So 5 plus 5, 10 transactions in a month is totally free when you draw it from your ATM. So let's please not be led by misinformation. And then banks may provide more if they choose to, because RBI has not asked them to contain it at that. If you want, you can do more. So that is about bank and withdrawal. Again, an issue which I may periodically now and a bit later also elaborate about the pre-packaged item. I hesitate to have to say something here. GST Council has members, ministers from every state. They are not alone when they are inside the GST Council. They sit with their officers as well. So it's not as if it's possible for anyone to say something about some other state outside and get away with it, because they are with their officers. If not the minister himself, the officers also know it. And as regards the latest, the 47th meeting which was held in Chandigarh, it's a matter of record that all states agreed to the proposal. I put it on record. And if there have been private conversations with some ministers, I recognize the private conversation, Madam. Rajnitai, I would like to particularly tell you, private conversations can be anything. The minutes, the oral recordings, all stand testimony that there was not one person who spoke against. And this is my word. You may not trust me, but I have the responsibility as the chairperson of the GST Council to put the facts on record in this August House. Not one spoke against, and I repeat, not one spoke against. So there was not even a single disagreement for the decisions which were taken, and I'm glad Sushil Modi ji spoke about it elaborately, to the extent that some of the members thought, oh, the minister's reply is being given by him. He is a very old hand in the GST. He has been there before the GST Council was formed, in the Empowerment Committee,
empowered group of ministers, which prior to GST drew the entire framework. And I do not derive any pleasure by saying something which is not true. You can always pull me up later. My credibility will be gone to the bins. Why would I want to do it? And if ministers who had agreed and who later do not want to stand up and say, look, I agree, I can't hold them responsible. Bhaiya, you were there, why don't you want to say? I will not ask them. In the council, what happened is what is on record, and about that, if there are speculations, it's my duty to answer it. And that's what I'm doing. I repeat, 47th council meeting in Chandigarh, where after a 3-layer process, the Fitment Committee, and I'll go to the details to tell you who were the members in the Fitment Committee. And post that, a group of ministers. I'll tell you who were the members of the group of ministers, not just my BJP compatriots. Ministers from all different states were in this group, some others were in this group, and post that, it comes to the GST Council. And why has this correction become necessary? Then and now, the poor's consumption of any of these are not being taxed even now. Even now they are exempted. And when in 2018, the branded people, some of them who were not registered as brand but unregistered, were also given the exemption. There was a thorough, rampant misuse. Because those who were given exemption, not so registered branded people, were all right getting the exemption, but those who were registered and high-value brands were given a choice, saying if you disclaim your registration of the patent or your copyright or your brand, you also become one of those brand, but not registered. Blatant misuse happened. And this from 2019 has been worrying the GST Council. Every meeting this was discussed, and there were amounts also looked at as to what this misuse is leading to. And in its wisdom, therefore, the Council said, we'll have to work out some way in which the poor continue to get theirs without GST, but the brand and unbranded, which is happening, will have to be dealt with. And therefore, what we've done now is this continues for the poor. They're not being taxed. The exemption continues on rice, puffed rice, dahi, chawal, lassi, whatever. It continues. What's now, the exemption has been withdrawn, is on the pre-packed. Even now, when a trader who is dealing with small customers has to sell in loose, he has to buy his product from somewhere. So when he buys in bulk, gets it packed up there and then brings it to his shop, he's not being taxed even now. He can get his 25 kg, 30 kg, come here to his shop and sell to the poor without GST. So the Council, and I take extreme, I think it's my duty, and I take extreme pride to say that the Council has applied its mind at various levels, at the Fitment Committee level, group of ministers level, and then the GST Council level. That the continuation of the exemption for the sake of the poor continues. And the misuse which was happening from the branded ones, particularly those which are registered brands, had to be corrected. That's what has happened. Madam Karimji also was worried that we are dealing with diamonds so kindly.
You're taxing them very less. Food products are being taxed at 5. Karim ji, at the time when GST was brought in, elaborate discussions took place about diamonds. Because in this country, 96% of all imported diamonds were coming, cut, polish, some jewelry, value addition work, get exported. 96% of all rough diamonds which are brought into this country are exported. So obviously, you don't export your taxes. Any export item does not bear the domestic tax. And therefore, earlier where it was 3%, then there were quite a lot of demands from those, and it is a labor-intensive industry. Therefore, a lot of input tax credits were getting accumulated, and because they're selling it with no tax or some percentage of tax, it wasn't benefiting. Therefore, in order that ITC, input tax credit claims, can be sorted out, studies were done on it, and post that the Council took the decision to keep the tax where it is. So that is not a favor done to diamonds. It is more the industry and the workers who are all there, and as a result of which, and because 96% gets exported, that rate has been fixed. Honorable Member Karim also said, since independence, if I'm able to recall his words, since independence, there's never been a tax imposed on cereals and food products. Please correct me if I'm wrong. But I'm sorry, no. I need to put the facts before you. Prior to GST, the VAT rates on pulses, dal, wheat, rice, flour, atta, maida, suji, rava, besan, paneer, curd, lassi, buttermilk, by states, I have it here. Every state in some or the other item has imposed a VAT. So since from independence, nobody taxed on cereals. No, sir. No. Since you're from Kerala, I'll quote that example first and I read out the others later. In Kerala, pulses before GST was taxed 1%. In Kerala, atta, maida, 5%. Suji, rava, 5%. Besan, 5%. Taxed. So, it's fine. We may probably not have the necessary information in our hand, but every state had one or the other tax on all these items, which today have become the GST-related curse. No, sir. In fact, therefore, there are some states, Jharkhand, for instance, 5% on dal, 5.5 wheat, 5.5 rice, 5.5 maida, suji, rava, 5.5, 5.5 besan, paneer, 5.5. Maharashtra had it even on lassi, curd, buttermilk, 6%. Ma'am, I'm not quoting Maharashtra to, for you to raise up for a point of order. No, with due respect, I'm saying Maharashtra, prior to GST, taxed lassi, taxed chas, taxed buttermilk, curd at 6%, madam. So, paneer was taxed at 6% as well in Maharashtra. So, it's very well for us to very quickly say, no, this has never happened. West Bengal taxed paneer 5%, pre-GST. So, no point. Mr. Derek, it is just to discuss. No. Please. There is no point. You listen to her first.
Let her make her statement. No, not in between. Not in between. You are not supposed to disturb the minister while she is replying. Don't disturb. Don't disturb. Why should I disturb? No, you are disturbing No, I her only asked reply. a point of order. Why No, is it I am not allowed. Sir, Please I'm be not seated. disturbing. I'll sit down. Please. I'm not allowed point of order. Yes, madam. Sir, is this a classroom? I'll sit down. Once the minister's reply is over, Sir, we are not here. I've asked for a point of order. Because she mentioned West Bengal and Paneer, I asked for a point of order. If you think we are a classroom sitting here with students, on this we walk out. You don't want to give us a chance to even express ourselves. No, sir. Sir, it is extremely unfortunate. It is extremely unfortunate, and this has exposed the Trinamool Congress and my esteemed colleague, the leader of the Trinamool Congress, Mr. Derek O'Brien, stands exposed today in this House. They never wanted the debate in the first place. We have been repeatedly saying they are running away from the debate. We have listened, the Honorable FM, as she has just recovered from COVID. After that, she has sat 5 hours and listened to every honorable member, made copious notes. She is addressing each member's concerns very elaborately. And despite such an exhaustive and very, very articulate response to everybody's issues, if the honorable member wants to find an excuse to walk out, I think it is very, very sad. It only shows that they are getting exposed. They are getting exposed for their failure to take effective measures. Honourable Minister, please continue. So I won't elaborate on each of the states, sir, but the matter of fact is some states or some other states, or in fact all states in some item or the other, pre-GST had a tax, had a VAT, in every one of these items, which we today feel outraged. How did the GST Council do? The GST Council has not done anything. No new tax has been levied. But those who had exemption and those who were misusing it have now been told no more exemption for you if you are branded. So pre-packed for the poor, which comes, and that which is being bought in loose is still under exemption. With that, I will not elaborate further. But there were concerns about hospital beds. I would like to highlight again, this is as a result of a misunderstanding. I would like to clear this misunderstanding. The GST Council recommended that hospital room rent, no bed, no ICU. ICU is not being charged at all. It does not impact emergency services. It does not impact ICU. But if you are taking a room in a hospital which is more than 5,000 rupees per day, it is only for that class, 5,000 and above, that 5% tax is being levied. 5,000 and lower, there is no tax if you're taking a room with treatment being offered for you. So, again, a misunderstanding which I'd like to be clear on. I want to tell, no, sorry, that is also not right. Again, with a lot of cynicism, the council is accused of having levied charges on crematoriums. You're going to, bury your dead, and you're being charged? No! Please put in a minute more to read what actually the council has said. I'm extremely proud, sir, of the way in which the council functions. The ministers apply a lot of their mind. The Fitment Committee does its business. At every layer, the legal committee looks into the legality of everything. And post that the issues come to the council. And even there, they think about whether it's right time, should we do it later, what is the loss if we do it tomorrow, what is the loss if we hadn't done it at all. Everything is discussed. To suddenly make a picture of the GST Council as though it is sitting mindlessly and just goes about wanting to earn more. No, please.
They are also people coming from the ground. After all, they belong to all our parties. They know what is the ground. They come back to say what they want. And there is no maniacal wanting to earn more revenue. It is more reasonably addressing issues, but addressing nevertheless. So crematorium, sir, Honorable Member Karim, there is no GST on crematorium, funeral, burial or mortuary services. कोई इसके ऊपर टैक्स नहीं है, मगर क्योंकि वो सब एग्जेम्प्ट है, मगर कोई एक नया क्रिमेटोरियम बनाना चाहता है, उसके लिए इलेक्ट्रिकल वाटर इंसिनरेटर ले आ रहा, कुछ और बना रहा, वो सब के लिए वो टैक्स पे करके वो ले आता है इंस्टॉल करने के लिए. He buys these huge incinerators, also builds it with materials for which he pays tax. And when he comes here to build it, he's already paid the tax. How will he retrieve it unless he's got? So the construction of crematorium is what is being taxed. And it is not as though the services, you go to bury a dead, you're being taxed. No. Let's please understand how the economics of taxation works. Yes, it is important for being conscious that we don't hurt a poor consumer. But it doesn't mean that we break the taxation chain and disrupt the whole GST framework. And also even now we say, oh, no, GST is a failure. Not at all. I actually want to highlight this, and I shall do it, that after the introduction of GST, today I heard a lot of this, Grihani, Grihast. Oh, GST Council is also conscious of Grihanis. GST Council is also conscious of households. I will read out a list as to what the taxation on Grihanis was before the GST was introduced. Derek O'Brien is not here. He listed out 6 things and said, Minister is not here. Come, I wanted to come and reply. I'm ready to reply. He is not here. I will read it out, but. So, Honorable Member Karim, I want you to be sure that the crematorium matter be settled. It is not as though. Now, before I just want to be sure that the point on the GST decision-making process is understood, I want to tell honourable members as to who were in the Fitment Committee. The Fitment Committee consists of top commissioner-level officers from Rajasthan, West Bengal, sorry, I've misplaced a paper, but I will read it. I'll get the details. Okay? That is at the Fitment Committee level. After that comes the group of ministers. Who are the group of ministers in this? West Bengal, Rajasthan, Kerala, Uttar Pradesh, Goa, Bihar. They have considered the decision given by the Fitment Committee. And after that it went over again to the group of ministers which is looking at rationalization of rates, looking at the correction of inverted duty structure in the taxation where you pay higher tax when you're buying the raw material but pay lower tax when you're selling the product. For that also a group of ministers which is headed by the Chief Minister of Karnataka. And in that too, who are the ministers again? Punjab, Chhattisgarh, Rajasthan, Tamil Nadu, West Bengal, Andhra Pradesh, Telangana and Kerala. All of them agreed. All of them agreed, sir. And agreed without any difference. So I want this to be laid as a matter of fact. There were concerns about portion, nutrition, and also about how reduction in malnutrition and issues like that. Between 1516 and 1921, child stunting has been reduced from 38.4 to 35.5 in percentages. Child wasting
21 to 19.3%. Underweight children, 35.8 to 31.1. Malnutrition in women, that is between 18 and 49 years, 22.9 to 18.7. And I'm happy to say, Health Minister is here, former Health Minister is here, institutional births in rural areas, which is very important for the maternal health, has increased. It was 75.1 in 2015-16 percentage, 75.1 percentage. It's today at 86.7%. Also, the cost of medicines, cost of people not being able to purchase medicine. I want to say I'm very glad. I very closely follow Health Minister Dr. Mandaviya's Jan Aushadhi Kendras. We every now and then talk about it. The price of Jan Aushadhi medicines. The price of Jan Aushadhi medicines is cheaper at least by 50%, and in some cases by 80% to 90% of the market price of branded medicine. The same branded medicine and what is available as a generic medicine here in Jan Aushadhi Kendra, 90%, 80%, and such differences. So I want that to be appreciated, that the Jan Aushadhi Kendra as a mission has succeeded in reaching medicines at affordable prices to the poor and the needy. And that is a big success. I credit one former and current health ministers who are here. In the last 8 years, starting from the annual turnover of 8 crores in a year, 2014-15, highest monthly sales turnover of 100 crore has been achieved in this. And therefore, this is something which I want you to take into cognizance. I want Kerala to have a lot more Jan Aushadhi Kendras so that your people in Kerala can benefit by affordable medicines. More than 3.28 crore persons have been treated free of cost because there was this concern, cash has to be paid, they can't afford it. Ayushman Bharat has given this facility of being treated free of cost. As on 7th April, I'm giving you the data, 3.28 crore persons have benefited from it, and 18 crore Ayushman cards have been issued. So the care of the poor is being fully kept in mind. Honourable Member Shakti Singh Gohil is here, and very many other members spoke about how Ujjwala is really not making a difference. You spread it, but then we all gave up. But then today there is a problem. I just want to highlight that as of May 21st, when we announced the excise duty cut, we agreed and we announced that 200 per gas cylinder up to 12 cylinders will be given to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. We have not forgotten them. But the cost of the gas, LPG, is not in our hands. If we are importing it, and if the prices are going up, obviously we'll have to make sure that the poor get it at a concessional rate. We are giving 200 per cylinder, and not for 1, 2, 12 cylinders are being given that subsidy. It must be noted that between 2014, actually in 2014 there were only 16.8 crore LPG connections. It is today in 2022, 30.5 crore people benefiting from Ujjwala. The tomato, onions and potato scheme has been easy target of a lot of people saying nothing has made a difference in it. You announced it, Prime Minister Modi said it, but nothing. No, but I would want to just highlight what it is about. Actually, I'll start from
over the span of less than 5 years under UPA 2, from May 2009 to November 2013, the average price of various food commodities were in triple digits, not double. Some of them went up that much. And I'm not exaggerating. Potato, onion, tomato, the increase in average price over this period, 2009 to 2013, was shockingly at 164% for potato, 323% for onion, and 160% for tomatoes. So that's the kind of increase in price happened during UPA 2. And today with top scheme, we are able to get more of these perishable goods to the market, give them capacities to store, and as a result of which, the prices have been held reasonably. In fact, in November 2013, sir, the price of onion had touched 100 rupees a kg in certain centers. Some of them, sir, you're from Assam, you'll know in places like Aizawl, it was already 100 rupees or more at that time, and tomato was costing 80. I'm glad that Rajnitai remembered my exchange about onions in the Lok Sabha. Whether I eat or not, we work to make sure that it is affordably available for everybody. So it doesn't matter whether I'm an onion eater or not. And all of us rejoiced at a minister being bullied, saying, oh, she doesn't eat onion, so she doesn't care for the poor who need to eat. But not just me. Prime Minister also has a concern, and that's why the top scheme succeeded. That I would like to quote that between the last month and this month, the reduction in the price, whereas what it was between 9 and 13, in 2009, May 1st, potato was 9 rupees. Whereas November 22, 2013, it was 26 rupees. Whereas what we have on July 29 is 26 only. We've contained the prices. Onions were 52.98 in 2013. It is 25.45 today, in July, on 29th July. Tomatoes, 46 rupees in November 2013. Today it is at 34. So, one of the things which we like everyone to take into cognizance, there were detailed questions about groundnut oil, mustard oil, vanaspati. I have data, I don't want to read it here, but proving that we are holding the prices carefully. And in the process, I'm not sure, one of the honourable members did ask, what is happening? The area under cultivation, I think it was one member from Telangana, area under cultivation of rice is going down, and area under cultivation of wheat, and then the export which was going, you halted it. There is a group of ministers headed by the Honourable Home Minister, which periodically reviews the Commerce and Industry Minister, Food Consumer Affairs Minister, Leader of the House here, is also a member of that committee, of the group. We periodically review the availability of cereals, pulses, dalhan, tilhan, and also the crop sowing, area, acreage under cultivation, and take calls accordingly. So it's not left high and dry. The government is looking at it because these are essential and we need to do something about it. So vulnerable sections of the society, because I would want to quote from Pandit Deen Dayal Upadhyaya, who's our ideologue, from whom we derive a lot of inspiration. He said, and I quote, "It is our thinking and principle that these uneducated and poor people are our gods. We have to worship them. It is our social and human dharma." That's what he said. And the Antyodaya which we practice is derived from that. And as a result, you will find that, let me list out some of the specific action. Poor. Huh? Sorry? The poor. Huh? Mr. Binay sir. What is it? Binay sir, not now. I'll give you the data of what we're doing with farmers, sir. PM Ujjwala, I've already said, sir, 2014, 16.8 crores. Today it is 30.5 crores. Since we had Honourable Member Binay Vishwam talking about farmers,
In 2014, there was no Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana, but in 2022, we've already deposited 12.5 crores of plus number of farmers, 6,000 a year for each one of them. 12.5 crore plus farmers have received 6,000 each into their account per year. So we are looking at farmers and taking care of them. Jal Jeevan Mission, sir. In 2019, there were only 3.2 households, 3.2 crore households. Now, getting piped water, 9.6 crore households get piped water. Taking care of the poor actually, not just throwing some money and saying, दे दिया poor के लिए पैसा. नहीं, सचमुच पानी जा रहे उनके घर में नल के द्वारा. 9.6 crore households. Sir, street vendors, PM Swanidhi Yojana, 2014, there was no scheme. 2022, 29 lakh plus get loans for under the PM Swanidhi so that they can do affordable loans so that they can do their own work. But otherwise, they don't have to give security. Without security, they get it. Ayushman Bharat, I've already said. Ayushman Bharat Jan Arogya Yojana, 3.28 crores get free treatment. So let's please, I know member Sanjay Singh, he's not here, he was talking about poor ke liye, garib. We are attending to garib. In reality, as to what they need in their house is reaching them. Tiruchi Shivaji also mentioned some of these, garib ke liye kya hai. One point on which member Ranjan also speak. Ranjan ji also spoke about. So you've given Ujjwala cylinders, but what's the use? The price is going up. And I've already told you that we've given for up to 12 cylinders in a year, 200 rupees each cylinder. But there is an important data I would like to highlight here. LPG coverage, sir, is defined as ratio of the active consumers to the total households which are getting covered. That has increased from 61.9% in 2016 to 102.2% in November of 2021. That's not possible unless people are having their refills made periodically. So it's not true that people are not coming for refills. Yes, the price has gone up. It is not in our hands, but still we are giving 200 rupees per cylinder for people so that that may not be sufficient. You can ask me to give them totally free the cylinder. They may deserve it, but I'll also have to consider how many people I can afford to give and so on. So, you are covered already. Amount is reduced to now only 242 crore is the subsidy amount. से पूछना चाहती हूँ, सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए हैं, उसके तहत 2021-22 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 2.8 करोड़ ग्राहकों ने एक भी रिफिल नहीं कराया, 62.1 लाख ग्राहकों ने सिर्फ एक बार रिफिल कराया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 49.44 लाख लोगों ने एक भी गैस साल में रिफिल नहीं कराया, 33.58 लाख ने सिर्फ एक बार कराया। बोलूं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 2021-22 30.10 लाख ग्राहकों ने एक बार रिफिल कराया, 24.60 लाख ने एक भी नहीं कराया। सर क्या बात है सर? 3.59 करोड़ साल भर में मात्र एक सिलेंडर भराया और 1.20 करोड़ ने सिर्फ एक भराया। इसके अकॉर्डिंग उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या में शामिल पिछले एक साल में 4.49 करोड़ ग्राहकों ने एक बार भी सिलेंडर नहीं भराया और 2.2 करोड़ ने सिर्फ एक बार। इट मीन्स टोटल। एक मिनट, ऑनरेबल मिनिस्टर,
मैं जरूर आंसर दूंगी रंजीत रंजन जी। ऑनरेबल मेंबर रंजीत रंजन जी को चेयरमैन साहब आपके द्वारा आंसर देना चाहती हूं। सरकार बजट के द्वारा जब एक प्रोविजन करके घोषणा भी करती है और ये सब रेट पब्लिक में अवेलेबल है, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने क्षेत्र में जाकर के गरीब के लिए ये सब्सिडी दिलवाए। उनके अपने कर्तव्य है जो सरकार के द्वारा। नो नो, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। You cannot ask me to give an answer you want. I will give an answer having heard you. It cannot be. ये क्या है सर? Continuous. Please back down. Please back down. Sir. Sir. This is no way. Nothing will go on record. Minister says without my permission. Sir, I'm not yielding now, sir. Nothing will go wrong. I'm not yielding now, sir. I'm not yielding now, sir. I sat down. आप सुन लीजिए जरा प्लीज, हाथ जोड़ करके मैं बोल रही हूँ, सुन लीजिए प्लीज। सुन लीजिए, बैठिए। I'm not claiming it. It cannot be a verbal duel. So keep patience. आपने जिसको जो पूछता था पूछ लिया, मिनिस्टर यील्ड किया, आप मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं, आप देखिए। Sir, please. I'm addressing you, sir. I sat down, heard every member, sometimes in this place or sometimes from my room. And even now, I sat down, yielding to hear the honorable member. I heard the honorable member. And after which, I'm willing to give an answer. Maybe not the answer she would like, but I'm giving an answer. But not the answer that she wants, maybe. But that doesn't mean that this is not the way to give an answer. That's the answer I can give. You like it or you don't like it. With your permission, I've sat down, I've heard, and I'm also... And what is this? Constantly the minister will have to be listening. I am listening. But when I stand up to answer, there is interruption, there's running commentary, there is dictation. No, not that way. Sorry, sir. I'm willing to hear. I'm willing to sit and hear interruptions. I yield. And after that, I certainly give a reply. And I would think you would give me that, duty that I'm performing a chance. Yes, definitely. Please. No. Sir, there's also been a lot of question about, the center is collecting a lot of cess. Center is collecting a lot of cess. Before I go to that, sir, Honorable Member Derek O'Brien is not here, but he did raise something very interesting, saying families, when they think of the morning, the kind of things that they do, they buy toothpaste at this rate. When they go out, they have to get a cylinder and come. I just want to draw his attention, sir, to domestic, that grihani, grihastha, unka ध्यान में रखते हुए pre-GST rate. Huh? Of course, sir. Madam, I fully know. I am purposely using it. I am also a grihini and I use the word grihini and I'm using the grihini because I've been told repeatedly, grihini ke daan rakho, main grihini hoon. So, I hope you will not have an objection, sir. ये आपने बोला, अब सुनने का समर्थ रखिए, सुनने का समर्थ रखिए. Please. That's my style of speaking, madam. I may not speak like Rajinitai sweetly, but also keep saying things which have been already answered. My nature is different. I'm sorry, all of us are made of different stuff. You may have to put up with it. We are made of different stuff. Sir, Derek had raised this issue about how families have a worry. I just want to say GST has not increased the burden on families. And this I'm saying because the rates on some of the items before GST was far higher. And let me list out: tooth powder,
17% pre-GST, now it's 12%. Hair oil, 29.3% pre-GST, 18% under GST. Toothpaste, 29.3 pre-GST, 18 under GST. Soap, 29.3 under pre-GST, 18% under GST. Footwear, which is more than 1,000 rupees, 21%. GST is 18%. Paints, because I heard Honorable Member Jayant Chowdhury say we probably talk about tomatoes, potatoes, onions only, but sarai, saria, cement, paints, sir, and varnishes, which are necessary for the ordinary citizen to, make his house up. 31.3% pre-GST. It's 18% now, sir. Sugar, which आम घर में उपयोग में आता है, 6% pre-GST, now it's 5%. Sweetmeats, मिठाई, दुकान से जो तो लेते हैं 7%, 5% now in GST, 7 under pre-GST. Washing machines, which has now become a common household thing, everybody wants some model or the other, 31.3% pre-GST, 18% now. Vacuum cleaners, 31.3%, 18% now. Televisions up to the size of 32 inches, 31.3%, now it's 18%. LPG stove, 21%, pre-GST, 18%. LED lamps, which Piyush ji as minister propagated that people should have LED lamps in their houses, 15% under pre-GST, GST is 12%. Kerosene pressure lantern, which for emergency we use in poor households, which till today didn't receive electricity, 8% before, 5% now. So, Derek O'Brien, families which want to buy things today are buying it at far lesser rate under the GST. Also, he's not here. I do not want to spend much time on it. But he also very simplistically, I'm not criticizing him, simplistically said US inflation is 9%, India's inflation is 7%. So actually speaking, Indian currency should be appreciating in value. Sir, the currency of a country does not get determined just by these one inflation there versus inflation here. There are so many other factors which go into the fixation of the value of a currency. He obviously talked about a few other things. I'm not getting into it. He said, but Raghuram Rajan, you quoted in Lok Sabha, but he's also said something more. Many other members also said. I've taken everything that Raghuram Rajan, former governor, as an economist, said. Suppose he's given a political opinion. No, I've not referred to it. Let me be clear on that. So, cess, sir, one quick word. A lot of concern has been expressed by a lot of members. What the centre collects as cess and what it spends. I have said as a part of the question hour as to how we spend money collected on cess. Till now, for instance, between 2013-14, 14-15, 15-16, till 22-23 BE, 3.77 lakh crores of cess has been collected. 3.77 lakh crores. What actually has been utilized is 3.93 lakh crore. Utilized, meaning states have received it, they've started using it, they've spent it. 3.93. So nearly 20 lakh has been given, lakh crore has been given as extra. 3.77, 3.93. State receive the cess as and when centre doesn't collect and sit with it, it goes to the states promptly, and sometimes much more than what has been collected goes to the states. This is something which I would like to say. With the collected cess, what do we do? Not my data, RBI's data shows very clearly the total developmental expenditure incurred by Modi government in 2014-22, between 14 and 22, was 90.9 lakh crores, far higher than what is being spoken about. In contrast,
only 49.2 lakh crores were spent on this, meaning developmental expenditure, between 2004 and 14. So 10 years, 49.2 lakh, whereas between 14 and 22, 19.8 years, 90.9 lakhs is what we have spent on development. So cess collected goes to the state, development expenditure happens, that's the total we have spent. Expenditure incurred again by RBI, by Modi government on food, fuel and fertilizer subsidies. Honourable Member Sushil Modi spoke about how global fertilizer prices have costed us huge amounts in importing, but we have not passed that burden on to the farmer, and this is where the money is being spent. What is the amount? 24.85 lakh crores have been spent on food, fuel and fertilizer subsidies, and 26.3 lakh crores has been spent on capital creation, whereas 10 years of UPA saw only 13.9 lakh crore spent on subsidies of this nature. So cess collected, cess utilized. Has GST reduced the flow of resources to the states? I'll very quickly give a data which runs between 2015-16, before the introduction of GST, to today. Total flow of funds to the states have increased substantially, an average of 14.8%, approximately close to 15% during the first 5 years of GST, despite the pandemic. The pandemic has not reduced us. We've given what was expected to be given and given slightly more as well. Whereas the average growth before the introduction of GST was only 9%. So 9% before GST, and after that the states have received 14.8% average resource growth in the states. So no way cesses are growing, devolution is happening, GST revenues are reaching. So states, please, are receiving, and the misconception that cess is not being utilized by us for the state's benefit is not right. So I come to the last point of loan waivers and write-offs. Member Sanjay Singh had raised it. The confusion about write-offs are not waivers. Waivers are different. Write-offs are different. This has been explained several times. But again, it's politically convenient, I suppose, to say, oh, you have written off, which means it's all waived off. They are not waived off. The bank's balance sheet gets cleaned up, but the bank's duty, it remains. And I can say that in the Parliament I have answered questions about how much of Malaya's assets, Kingfisher Malaya's assets, have been brought back to the bank. How much of Nirav Modi's assets have been confiscated by the ED and given to the banks. So banks' dues are getting repaid. So write-off means that the bank's balance sheets are getting cleared, but the banks pursues, and all the securities which are lying with them are being legally auctioned and the monies are being given back to the banks. So this... No, let her reply. Let her reply be finished. No. Hey, this is not the way. This is not. I allowed you once, not all the time. It's not a barbell duel. It's not a running commentary. No, it's not a barbell. Please. Madam Minister, continue. Nothing on the call. Continue. Last 2-3 points, sir. I'll finish with that. I know it's quite... I halted when I said the Fitment Committee, which is the first layer, and after that the GOM. The Fitment Committee, the paper was incomplete. Fitment Committee, the states which were represented in the Fitment Committee, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana, UP, Bihar, West Bengal, Tamil Nadu, and Karnataka. So all of them were in the Fitment Committee. From there, the GOM, in which I read out the states which were represented. After that, the GOM, which is headed by the Chief Minister of Karnataka. After that, the GST Council. Nowhere was a difference of opinion. The last few points, sir.
Honorable Member Vaiko is here. He had a concern about ICUs are also being charged. No, no charge on ICUs, sir. And GST has imposed taxation, and because of that, there's a lot of no. Even those items which were under the 28% rate at the stage of introducing the GST, there were more than 229 items, all with 28% rate. Gradually, after the introduction, through various council meetings, that 229 has come down now to just 28 items which are in the 28% rate, which means items are being brought down from higher tax rates to lower tax rate. And therefore, I sequentially linked to Member Raghav Chadda, the new member, who said, obviously, they will not have any interest in bringing the GST corrections because it suits them. Because when the inflation is high, honorable members, do correct me if I've got him wrong. When the inflation is high, the same commodity is bought at a higher rate, and therefore the GST earned out of it will be far higher. And therefore the GST Council will not be in favor of reducing the rate. That was his case. I'm sorry. That is one economics which I'm learning today. If the rate is higher, people will stop buying it. If inflation is higher, consumption will come down. Naturally, my tax revenue will go down. Raghav Chadda ji, please, I want you to, okay? I want him to please, he's a young representative, new representative, partially throwing economics at people doesn't help. And it's also, let me please submit, demeaning a body like GST Council that they will not want to reduce. Their own Delhi finance minister and now their own Punjab finance minister is also there. Is he suggesting that their ministers will be happy if inflation goes up? That's wrong, sir. I don't want cynicism to govern us. We are all capable of doing better. So I think largely I have addressed most of the issues, sir. So thank you very much for having given me this opportunity. Thank you, Minister. Message from the Lok Sabha. Secretary General. Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 2nd of August 2022 passed the Wildlife Protection Amendment Bill 2022. I lay a copy of the said bill on the table. We have some special mentions before the House. I think I'll request the members to lay it because we have spent a lot of time in the House today. Neeraj Dangi ji, lay kar dijiye. Thank you so much, sir. So, I'll lay this important topic, sir. Rajasthan के पिनवाड़ा क्षेत्र को ट्राइबल स्पेशल प्लान में शामिल करने बाबत. धन्यवाद. That's very important, but sir. Shri Kiruri Meena. Please be seated. Kiruri Meena, कर दिया. श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी. Not present. Vijaypal Singh Tomar. सिर्फ ले करना. धन्यवाद. डॉक्टर शांतनु सेन नॉट प्रेजेंट. श्रीमती शांतनु सेन आपको ले करना है. सिर्फ सब्जेक्ट पढ़ दीजिए. Sir, my special mention is on MG Narega dues owed to states by the Union government. Sir, new report suggests that as on July 1st, 2022, the Rural Development Ministry under the Union government owes 15 states. Those who want to leave, they will leave. If you cannot force them to sit here. No, don't. Time and again you say like, no, please. You are sitting, somebody may not sit. He may like to go out. He can go out. The MGNRGS has been a vital lifeline for households crippled by the pandemic-induced lockdown and economic shocks following reopening of normal functioning. Many households have found themselves unable to find work
as seen in the 7.91% unemployment rate, even as Thank you. No speech. Only line. I'll call the next one. Srimati Mausam Noor, सिर्फ subject पढ़ लीजिए. Attention is on the need to address the widespread increase in anemia. Thank you. I lay it on the table. Thank you. Elamaran Karim. Sir, I'm laying demand for excluding human settled areas in Kerala from the proposed eco-sensitive zones buffer zone. Thank you. Lujanlo Falario. Sir, I would like to move that government-funded University for Christians in Goa. Thank you. Why? Can I read it? Only the subject you read. Demand for establishment. Can I read it? No, you need not read all, only the banner or the subject. Demand for establishment of National Christian University. Demand for establishment of a National Christian University at Goa. Thank you. Fawzia Khan. Sir, my special mention is about the shortage of crucial drugs in HIV/AIDS treatment, and because of the disruption in supply chain mismanagement, many lives are in jeopardy, sir. Yeah, thank you. Santosh Kumar P. Sir, my special mention is about the import of polyester and machine-made national flags. So Thank you. I urge the government to withdraw the amendments to the national flag code. Thank you very much. The House stands adjourned to meet at 11 hours on Wednesday, the 3rd August 2022. Parliament in session. Day's legislative business. Debates and discussions. Catch the high points, all the updates on House Highlights. Monday to Friday at 10 p.m. only on Sunset TV. राष्ट्रपति के चुनाव में सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं।
तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही वोट डाल सकते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव सीक्रेट बैलेट बॉक्स के जरिए होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका लोकसभा और राज्यसभा के महासचिव बारी बारी निभाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य केवल एक वोट ही डाल सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं कर सकते, लेकिन ये उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में दोनों सदनों के 788 निर्वाचक हिस्सा लेंगे। क्या होती है अनुपातिक पद्धति? अनुपातिक पद्धति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें मतदाता को वोट तो एक ही देना होता है, मगर उसे अपनी पसंद के आधार पर प्राथमिकता तय करनी होती है। वो बैलेट पेपर पर मौजूद उम्मीदवारों में अपनी पहली पसंद को 1, दूसरी पसंद को 2 और इसी तरह से आगे की प्राथमिकता देता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता: वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। संसद सत्र से जुड़ी दिन भर की खबरें, गंभीर मुद्दों पर बहस, अहम बिलों पर चर्चा, राज्यसभा और